श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो भीमराव अम्बेडकर का कहानी सुने, जिसको क्लास के अंदर नहीं बैठने देता था, फिर भी वो बाहर में बैठ के पढ़ता था और एक नहीं 6 विषय के विद्वान बने। और आज हम लोग संविधान के जनक के रूप में उसे जानते हैं। उन्होंने अछूत की बात करी, स्त्री की बात करी, मजदूर के अधिकारों के लिए जो प्रयास हो सकता था ना वो किए, वो और अधिकार दिला के रहे। लेकिन अंततः दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में ही थे और उनका वहीं पे मृत्यु हो गया। वैसे तो ये बहुत सारा बुक सब लिखे हुए, रचना सब लिखे, लेकिन कुछ है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस एंड द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू ह्यूमन और एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एक बात और जान लीजिए, इनका जितना भी वाक्मय था ना वो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा 21 खंड में प्रकाशित किया गया, जिसका नाम था बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाक्मय। और ये जो चैप्टर दिया गया है ना, उनका ही भाषण द एनहिलेशन ऑफ कास्ट का था, उनमें से लिया गया है, लेकिन उसको ट्रांसलेशन ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है। इस चैप्टर में भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जो काम का बंटवारा है वो जाति के आधार पर कर दिया गया है, कि जो यादव है वो दूध बेचेगा, जो नौवा समाज का है वो बाल काटेगा, सिर्फ जो कुम्हार है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना दिया हुआ बनाएगा, बस इतना। मतलब बांट दिया गया जाति के आधार पर, तुम इस जाति से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा काम ये रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि एक पक्ष वाला बोलता है कि नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, जो जिस जाति का रहता है ना वो समझा रहा था कि मेरा काम भी जो है फ्यूचर में जाके वही होने वाला। जैसे कि मान लेते डोमा सबका ले लेते, तो वो समझता है क्या आगे चल कर हमको पतिया और छिता ही बनाना है, तो वो बचपन से ही तैयारी कर देता है कि हमको यही काम करना है, क्योंकि हम डोमा समाज से बिलोंग करते हैं। और वो बचपन से सीखता है, जिस कारण से वो इसमें माहिर हो जाता है। एक बोलता है कि नहीं होना चाहिए ताकि कार्य कुशलता में वृद्धि होता है, जबकि भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं, जिसको जो करना है वो करे, अगर नहीं करने का मन है तो उसको नहीं किया जाए, प्रेशर नहीं दिया जाए कि तुम इस जाति से हो इसलिए तुमको ये काम करना पड़ेगा। और क्या क्या बोलते हैं चैप्टर में, चलिए हम देखते हैं। वो कहते हैं कि बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े ही विडंबना की बात है, हम लोग 21वीं सदी में रह रहे, इस युग में भी जाति के कुछ पोषक है। वो कहते हैं कि जातिवाद होना ही चाहिए। उसके लिए वो तर्क भी देते हैं कि क्यों होना चाहिए। वो कहते हैं क्या, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को अत्यंत ही आवश्यक मानता है, और क्योंकि जाति प्रथा भी एक तरह से श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर कार्य कुशलता का अर्थ हुआ कि कोई भी आदमी अगर एक काम को करते जाता है तो वो उसमें माहिर हो जाता है, उसी को बोलता है कार्य कुशलता। अर्थात क्या, वो कहते हैं कि जाति प्रथा है ना, वो भी तो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ये तो अच्छी बात है ना कि सबको पता रहेगा कि हम इस जाति से है तो हमारा काम ये है, और वो काम करते जाएगा बचपन से, उससे हो जाएगा कार्य कुशलता में वृद्धि होगा, तो ये तो अच्छी बात है। तो हम जाति प्रथा बोले या श्रम विभाजन बोले, दोनों तो एक ही चीज है। वो लोग ऐसा बोलते हैं जो जातिवाद के पोषक है, पक्ष में है कि नहीं होना चाहिए जातिवाद, उसमें भीमराव अम्बेडकर भी मत देते कि देखिए श्रम विभाजन होना चाहिए। मतलब क्या, श्रम विभाजन मतलब क्या हो गया कि एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, ताकि जो आदमी जो छोटे छोटे काम करेगा ना तो वो उसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो उसमें माहिर हो जाएगा। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एक कारखाना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें जो है ना कोई बंदा करता है कि इंजन बनाता है, तो इंजन बनाने में वो माहिर हो जाएगा। कोई बॉडी का पेंट करता है तो वो पेंट करने में माहिर हो जाएगा। कोई असेंबल करता है, पूरा को जोड़ता है, नट बोल्ट लगाता है, तो वो उसमें माहिर हो जाएगा। तो भीमराव अम्बेडकर भी बोलते हैं कि ये श्रम विभाजन ठीक है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज का या फिर अच्छा समाज ऐसे नहीं बनता है कि आपका काम यही है जिंदगी भर वही करना। अगर कोई मान लीजिए कोई मैनेजर है, उसको अच्छा काम नहीं लग रहा है तो वो बदल सकता है अपना काम। कोई लेबर है, उसको अच्छा काम नहीं लग रहा है तो वो भी बदल सकता है, या फिर मैकेनिक है वो भी बदल सकता है। तो ये सही है कि श्रम का विभाजन करो, और अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो बदल सकता है। लेकिन जातिवाद में तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है फिर भी आपको करना पड़ेगा वो काम। तो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं ये गलत है। वो कहते हैं कि अगर जाति के आधार पर श्रम का विभाजन हो रहा है तो किसी की स्वेच्छा से थोड़े न है, तो उसका अपना रुचि थोड़े न है, उसका योग्यता पे थोड़े ना आधारित है कि हमारा ये योग्य, हमारा मन ये करने का है तो हम ये करेंगे। नहीं, उसको तो दबाव दे के कर दिया कि तुम इस जाति में हो इसलिए तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि वो आपको समाज अच्छा बना सकता है, वो आदमी नहीं। अगर किसी को मन है इंजीनियर बनने के लिए लेकिन उसको इंजीनियर नहीं बनने देता है तो वो आपको समाज बढ़िया कर सकता है, देश में अच्छा इंजीनियर पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो क्या पता इंजीनियर बन के क्या से क्या कर देता है। कोई मान लीजिए साइंटिस्ट है, उसको साइंटिस्ट नहीं बनने देता है, उसका मन है साइंटिस्ट बनने का। अगर वो साइंटिस्ट बन जाता है तो देश को कहाँ से कहाँ लेके चले जाएगा। लेकिन समाज के द्वारा ऐसा बनाया गया कि तुम नहीं बन सकते। तो एक चीज बताइए, समाज का विकास होगा, इस देश का विकास होगा
नहीं ना होगा। वो कहते कि ये जरा सोच के देखिए सिर्फ और सिर्फ कि ये कितना बद से बदतर है कि किसी के काम का बंटवारा उसके माता पिता के सामाजिक स्तर या जन्म के आधार पर है। बच्चा सब गर्भ के अंदर ही रहता है, पेट के अंदर ही रहता है, लेकिन उसके काम का बंटवारा हो जाते रहता है। यह सोचने वाली बात है कि एक बच्चा के जन्म से पहले उसके भविष्य का तय कर दिया कि तुम भविष्य में जाके ये बनोगे। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन मान लीजिए कि डोमा परिवार में पैदा हो गया, तो वो चाह के भी नहीं बन सकता है, कितना भी कोशिश करेगा तो नहीं बन सकता है। अभी के टाइम में तो ये सब सही हो गया कि छोट जात बड़का जात सभी सब तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया है। शहर में तो पूरी तरीके से खत्म हो गया, गांव में भी थोड़ा बहुत है, या फिर शादी ब्याह के टाइम में देखा जाता है, बाकी नहीं, धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। आपका क्या राय है, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। वही बच्चा के एग्जाम्पल ले लेते, उसको डॉक्टर बनने का मन था लेकिन नहीं बना, लेकिन उसको क्या किया, डोमा है तो अब क्या करेगा, पथिया छिट्टा सब होता है वो बनाना शुरू कर देगा, लेकिन उसका मन था डॉक्टर बनने का, जिस कारण से क्या होगा, उसका मन नहीं है पथिया छिट्टा बनाने का, लेकिन धीरे धीरे बना रहे, सीख रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो अच्छा से नहीं बना पाएगा क्योंकि मन ही नहीं लगता। आप ही समझिए, जो काम में आपको मन नहीं लगेगा, जैसे पढ़ने में मन लगते रहता है तो क्या करते रहते हो, नंबर कम आता है। उसी तरीके से वो बच्चा मान लीजिए कि कैसे भी करके पथिया उठिया बनाता है, लेकिन क्या हो जाएगा, जैसे ऑर्डर आएगा तो गलत बना देगा, अच्छा से नहीं बना के देगा, तो क्या होगा, अगले बार ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा तो क्या होगा, भूखे मरेगा, और भूखे मरने के लिए मजबूर होता है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हम इसके विपक्ष में हैं, हम नहीं चाहते कि जाति प्रथा और के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए। जैसे आज के टाइम में ले लीजिए, जिस तरीके से ऑटोमेट हो रहा है सब कुछ, एआई वगैरह सब आ गया है, आधा से ज़्यादा जॉब तो खत्म ही हो गया है। जैसे मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनर सबका एआई थंबनेल तुरंत बना देता है, कुछ भी बनाना हो चैट जीपीटी पे जो तुरंत बन जाएगा। इससे क्या होगा, अगर आदमी चेंज नहीं होगा, अगर उसे स्वतंत्रता नहीं रहेगा कि तुम ये काम अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे काम आ रहा है तो वो करो, तो क्या हो जाएगा, वो भूखे मरेगा, दूसरा थोड़ी रास्ता है। और भारत में जो बेरोजगारी है ना, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि अगर किसी के पास कैपेसिटी भी है ना, तो अपना जो है ना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता, पेशा चेंज ही नहीं कर सकता है। अगर डोमा चाहेगा कि हम बिजनेस करने के लिए, तो समाज देवे नहीं करेगा उसको करने के लिए। अगर नहीं करने के लिए देगा तो क्या हो जाएगा, बेरोजगार बैठे रहेगा। तो कहीं ना कहीं जाति प्रथा भी एक बहुत बड़ा रीजन है बेरोजगारी का भारत में। आगे, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। यह सोचे कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कोई क्योंकि वो उसके परिवार का पारंपरिक पेशा है, न कि उसकी अपनी इच्छा और योग्यता के कारण, तो वो उस काम को कितने ही मन से करेगा। वो तो ये भी कहते हैं कि आज के टाइम में जो गरीब लोगों पे जो ज़्यादा शोषण करता है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा ये प्रॉब्लम है कि कोई व्यक्ति काम को बिना रुचि के साथ या विवशता के साथ करता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग आज के टाइम में भी देखते होंगे, माली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। माली से पहले क्या करता था, गांव गांव जाके जिन फूल देती थी, लेकिन आज के टाइम में देख लीजिए किस किस के गांव में जाता है, कमेंट करिएगा। किसी के भी गांव में नहीं जाता था। पहले आप सुबह उठिए, माली आके एक न एक फूल जो है ना आपके यहाँ दे के ही जाएगा, ये उन लोगों का काम था। लेकिन क्या है कि उन लोगों का जाति ही ऐसा था कि उन लोगों को काम करना पड़ता था। फिर धीरे 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 क्या हो गया कि मतलब मन नहीं लगता था। ऐसा जनरेशन सब आ गया ना जो काम को टालने लगा और बोला कि हम नहीं देंगे, और आज ऐसा टाइम है कि नहीं मिलते रहता है सुबह सुबह को। तो भीमराव अम्बेडकर भी वही बोलते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कोई काम करने का मन नहीं है और आप लोग उसको जो है ना ज़बरदस्ती बोलेगा काम करने के, नहीं तुम इस जाति में पैदा ली हो इसलिए तुमको करना पड़ेगा, ना उसका दिल लगेगा ना दिमाग लगेगा, ना वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। वो ये भी कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी ना जाति प्रथा बहुत हानिकारक है, बहुत खराब है। आर्थिक से इसलिए है कि किसी को अगर कम भी पैसा मिल रहा है ना तो वो उसको काम करना पड़ेगा। ऐसा होता है, जैसे कुम्हाइन सब हो गया, डोमा सब हो गया, इस सब को क्या होता है, जितना पैसा देते वो रख लेता है। तो कहीं ना कहीं जाति प्रथा के अकॉर्डिंग जो श्रम का विभाजन किया गया है वो आर्थिक पहलू से भी सही नहीं है। आगे मैं इस समस्या का अब रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की इतनी तीखी आलोचना सुनकर आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि मैं जातियों के विरुद्ध में हूँ, तो मेरे दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो मेरा उत्तर ये होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, लिबर्टी, समता, इक्वलिटी, भातृत्व, फ्रेटर्निटी पर आधारित होगा। अच्छा आप लोग बताइए ये ठीक रहेगा कि नहीं? भातृत्व मतलब क्या? भाईचारे। अच्छा एक चीज बताइए, भाईचारा में किसी को भी आपत्ति है? भाईचारा समाज को जोड़ता है और सबको साथ लेकर चलता है, और समाज में गतिशीलता भी रहना चाहिए। अर्थात क्या, मेरा समाज इतना लचीला होना चाहिए, एक विचार या प्रगतिशील सोच एक छोर से दूसरे छोर जो है आराम से जा सके। अगर समाज में कुछ बदलाव हो रहा है जो कि समाज के लिए अच्छा है तो होने दीजिए, अच्छा रहना चाहिए, सबको पता चले और सब उसको अपनाए, ऐसा हमारा समाज चाहते हैं हम।
अरे हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, बिना किसी जाति धर्म लिंग के भेदभाव के एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे का सहयोग करे। ऐसा समाज हम चाहते हैं। अर्थात मेरा तात्पर्य यह है कि समाज दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का वास्तविक रूप हो। जिस प्रकार दूध में पानी मिल जाने पर उसे अलग करना मुश्किल होता है, उसी प्रकार एक आदर्श समाज में लोग इतने गहराई से जुड़े हों एक दूसरे से कि उसको कोई अलग ही न कर पाए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक पद्धति है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को वोट दीजिए और उसे जिता दीजिए, बस हो गया, लोकतंत्र का काम इतना ही है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ ये शासन करने की एक पद्धति नहीं है, जबकि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अर्थात कि हर एक व्यक्ति को एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, उसकी गरिमा को पहचानना चाहिए और हमेशा समानता का व्यवहार करना चाहिए। और यहीं पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। धन्यवाद। विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी है, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 बताया जाता है। अपना ही पटना के बदरघाट में हुआ था और वो पटना यूनिवर्सिटी से संस्कृत और हिंदी में मास्टर भी कर चुके हैं। और प्रमुख रचनाएं की बात करें उनकी तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, संत परंपरा और साहित्य जैसे बहुत सारे इनकी जो रचनाएं हैं। बट ये जो कहानी लिया गया है विष के दांत, वो उन्हीं के कहानी संग्रह विष के दांत और अन्य कहानी नामक से लिया गया है। यह कहानी जो है एक आम जिंदगी से लिया गया है, जिसमें एक अमीर बिजनेसमैन का एकदम खत्म से खत्म बच्चा रहता है, लेकिन वो अपने नौकर के साथ किस तरीके से बिहेव करता है और नौकर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, वो पूरा कहानी में देखेंगे। इस कहानी के जो सबसे मेन एक्टर है वो आपको सेन साहब है, जो कि अमीर और बिजनेसमैन रहता है। और सेन साहब सबसे ज्यादा प्यार करते थे तो अपने कार से, जिसको वो 7,500 में खरीद कर लाए थे, और ऐसा कार पूरे इलाका में नहीं था। और सेन साहब को ना इस कार पर नाज होता था कि मेरे पास यह कार है, और वो अभी भी ब्लैक कलर का था और ऐसी चमक देता था, इतना साफ सफाई करके रखता था कि आप उस पर अपना मुंह देख सकते थे। इस तरीके से मेंटेनेंस करके रखता था। और कार पे एक थोड़ा सा भी धब्बा आ जाए तो फिर तो नौकर को तो समझिए खैर नहीं है उसका। वैसे तो सेन साहब की 5 बेटी थी, जिनका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, अग्रति, और एक ही बेटा था उनका जिनका नाम खोखा था, लेकिन कभी कभी जो है ना उसको कासू नाम से जो है सेन साहब बुलाते रहते थे प्यार से। और सेन साहब इतना स्ट्रिक्ट पर्सन थे ना, जो बेटी हंस तो सकती थी, मुस्कुरा तो सकती थी, लेकिन उसके खिलखिलाने की आवाज थोड़ा सा भी घर से बाहर नहीं जाते थे। इतना रूल रेगुलेशन बनाए हुए थे कि उनकी 5 बेटी जो है उनके इशारों पे कठपुतली की तरह नाचते रहती थी। और उनकी जो 5 बेटी थी वो आपको सज्जन, सुशील, संस्कार, तमीज का जीता जागता एग्जाम्पल था। बट उसका जो बेटा था खोखा, वो एकदम महाखत्म इंसान था, और वो सेन साहब के द्वारा बनाया गया हर एक नियम और कानून को तोड़ना जानता था, और जो बोलता था उसको नहीं करने के लिए वही काम करता था वो। और बेटा था इकलौता तो उसको कोई कुछ बोलता भी नहीं था, लेकिन नौकर को बोला हुआ था कि इस बच्चा खोखा को ना गाड़ी के पास मत आने देना, नहीं तो गाड़ी को तोड़ ताड़ देगा। क्योंकि सेन साहब और उसकी जो पत्नी मेम साहब था, वो दोनों जो है गाड़ी से बहुत प्रेम करता था। सेन साहब का एक सपना था कि मेरा बेटा आगे चल के ना मेरे जैसा बिजनेसमैन और इंजीनियर बने। तो एक दिन नॉर्मली ऐसे ही सेन परिवार के दोस्त वगैरह सब आए हुए थे, तो कुछ बातचीत करने के लिए टॉपिक नहीं था। तो सेन जो थे वो कहते हैं कि आजकल के तो पढ़ाई लिखाई पूरा पूरा बेकार है, उससे कुछ होता नहीं है। देखो ना मेरा बेटा जो है ना खोखा आपको 5 साल का हो गया, और हम चाहते हैं वो जो है ना मेरे तरफ बिजनेसमैन और इंजीनियर बने। लेकिन लोग सब क्या बोल रहा है कि अपने बेटा को किंडरगार्टन स्कूल भेज दो, वहाँ पे पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा। हम वो करने वाले हैं। हम क्या किए हैं, कारखाने से ना बढ़ई मिस्त्री को 2-3 घंटे के लिए बोलते हैं आने के लिए, और मेरा बेटा को ठोक ठाक करके पीट पाट करके जो सिखाएगा कुछ कुछ, ठीक ना। तब ना अभी से मेरा बेटा को उंगली का सब मजबूत होगा, तब ना वो मशीन पकड़ना सीख जाएगा अभी से, ताकि इंजीनियरिंग करने में उसको दिक्कत ना हो। इसी इंसिडेंट से पता कर सकते हैं कि उसके पिताजी का क्या माइंडसेट था। वो चाहते थे क्या, जो मतलब 1-2 घंटा बच्चा मेरा बढ़ई मिस्त्री से ठोक ठाक करना सीख जाएगा तो इंजीनियर बन जाएगा। सोचिए, एक दिन फिर ऐसे ही क्या हुआ कि सेन साहब भी बैठे थे, उसके पत्नी और परिवार वाले सब, और एक उनके रिश्तेदार थे जो कि प्रेस में थे, वो भी आए हुए थे उस दिन। तो वो सेन साहब से पूछते हैं कि आपका बेटा तो स्कूल जाता है कि नहीं। सेन साहब उस पर इतरा के कर रहे हैं, मैं तो अपने बेटा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, एकदम दोहरा के तीरा के इंजीनियर बनाने जा रहे, एकदम इतरा के बोलता है। उस पे तो पत्रकार समझदार था, वो आपको अंदर अंदर हंसने लगा।
उस पर सेन साहब पूछते हैं कि अच्छा आप अपना बेटा को क्या बनाना चाहते हैं। तो उस पर पत्रकार जवाब देता है, मैं चाहता हूं कि वो जेंटलमैन बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी अपने हिसाब से स्ट्रीम चूज करने के लिए, और वो अपने हिसाब से जो भी करना चाहता है वो करे। उस पर जो है आपको सेन साहब ऐंठ कर बोलते हैं। उतने में ही बाहर से कुछ शोरगुल का आवाज आया तो सब आदमी जो है निकल के आया, तो देख रहा है उसका नौकर जो है एक औरत के साथ उलझ रहा था, और औरत का जो छोटा सा बच्चा था वो दिखने में तो छोटा सा था लेकिन कोशिश करता था ड्राइवर को मारने का कोशिश करता था। नौकर कहता है कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था और गाड़ी पे गंदा लग जाता, तो हम मदन को मना किए तो उसकी माँ भी हमसे ही लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई है। मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। और यह जो बच्चा मदन था वो सेन साहब के यहाँ जो काम कर रहा था ना, एक किरानी, उसी का बेटा था। और वो जो बच्चा मदन था उसके पैर से ना खून बह रहा था, लेकिन उसकी मम्मी कुछ नहीं बोली क्योंकि उसके पापा जो है उसी के यहाँ काम करता था, तो वो कुछ नहीं बोली और वो अपने बेटा को ही लेके जो है घर चली गई। और सेन साहब उसके पत्नी सबके लिए नॉर्मल बात था कि क्या हो गया, गरीब का बच्चा था, खून बह गया थोड़ा, था क्या हो गया। और मदन की मम्मी भी कुछ नहीं बोली क्योंकि उसके पिताजी जो है उसी के यहाँ काम करता है। और उसी टाइम क्या हो गया कि उसके गाड़ी का जो है पीछे का हेडलाइट को तोड़ दिया, तो जाके देखा तो उसी का बेटा खोखा था और अपने बेटा को ना मुस्कुरा के डांट रहा था, जबकि उनका जो है ना आपको पीछे का हेडलाइट तोड़ दिया था। अब बोल रहा था क्या, बड़ा शरारती हो गया है कासू। उसके थोड़े देर बाद क्या हुआ कि उनका जो दोस्त था मिस्टर सिंह, वो आपको घर जाने के लिए जा रहा था, तो अपने कार के पास गया ना, तो देखा एगो टायर तो पंचर है। फिर वो पीछे जाके देख रहा है दूसरा, तो दूसरा का भी हवा निकला है। लो अब करेगा तो करेगा क्या। उस पे उसका ड्राइवर बोलता है, क्या काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। उसके बाद क्या किया, उसका जो नौकर था वो पंप लाने के लिए चला गया। अब तो गाड़ी में से हवा निकल गया था, तो सेन साहब और मिस्टर सिंह जो है लॉन में आपको कुर्सी पर बैठ कर इसे बातचीत करने लगा। तो सेन साहब क्या बोलते हैं कि इसी सब हरकत से लगता है क्या हमको कि मेरा बेटा आगे जाके इंजीनियर बनेगा। यहाँ पर देखने वाली बात है क्या कि बड़ा आदमी का जो है ना बेटा सब अगर हवा निकाल देता है, पंचर कर देता है, तो उसका बाप बोलता है कि मेरा बेटा आगे जाके इंजीनियर बनेगा। जब सब रिलेटिव रिश्तेदार सब चले गया तो वो जो बच्चा मदन था, उनके पिता गिरधर लाल को जो है ना, जो कि उन्हीं के फैक्ट्री में काम करता था, उनको जो आउट हाउस से जो है बुलाने के लिए बोला गया। और जब गिरधर लाल आया तो सेन साहब के सामने सिर झुका कर खड़ा हो गया, क्योंकि कैसा भी है तो नौकर है। सेन साहब कहते हैं, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग बात है, मैंने मना किया तो ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ा है। हाँ, मेरे सामने भी उसको जो झटपट कर रहा था मारने के लिए। उस पे उसकी पत्नी बोलती है कि ऐसे ही लड़की ना आगे चल के ना देखिएगा गुंडे, चोर और डाकू बनते रहते हैं, उसे संभालने की कोशिश करो, ठीक ना। अब फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम अब जा सकते हो। जब वो रात को गिरधर अपने घर आया तो अपना बेटा को बहुत मार मारा, इतना मार मारा कि उसका चिल्लाहट उसके घर तक जाता था। और उसी टाइम जो है सेन साहिबा और सेन साहब जो है दोनों सोए हुए थे, तो बातचीत करने लगते हैं कि वो सेन साहब कहते हैं कि पता है कि गिरधर न खुद समझदार आदमी, हमको पता है, लेकिन उसकी बीवी ही जो है उसके लड़के को बिगाड़ दिया है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, कम वक्त मेरा तो मन कर रहा था उसका खाल उधर दे, लेकिन करे तो करे क्या, गिरधर का बेटा था ना। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इस फ्रेज का मतलब हुआ कि अगर किसी बच्चा को उसके माँ बाप के द्वारा टाइम पे नहीं शासन किया जाएगा तो वो आगे जाके बिगड़ सकता है। उसकी पत्नी कहते, कम वक्त कैसे कौआ की तरह चिल्ला रहा है, मार रहा है, तो कैसे कौआ की तरह, भिकमंगा कहीं का, खोखा का बराबरी करता फिरता रहता है कि खोखा की तरह होंगे। अगले ही दिन शाम में क्या हुआ कि खोखा जो उसका बेटा था वो आपको खेलते खेलते ने आपको बगल वाला गली में पहुंच गया। खोखा तो बड़ा बाप का बेटा था और आदत से लाचार था, वो घुस गया, बोला क्या हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। और सब बच्चा सब तो सेम एज का था, तो मतलब सबको कोई नॉर्मल दोस्त जैसा था, सब दोस्त था। लेकिन मदन जो था, मदन के साथ एक बार मैटर हो गया है, उसका ड्राइवर तो उसको मारा था, इतना मारा था कि खून बह गया था उसको। उस पे जो है ना आपको मदन जवाब देता है, अबे जा भाग यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है, भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा के मोटर पर जाकर बैठ। कासू तो आदत से मजबूर था। इसी बात से पता कर सकते हैं कि वो जो है ना अपनी बहन सबको मारने के लिए तैयार हो जाता था छोटा, लेकिन बहन को मारने के लिए तैयार हो जाता था छोटा, लेकिन अपने ड्राइवर को मारने के लिए जो तैयार हो जाता था। इसी बात से समझ सकते हैं उसके दिमाग कैसा था। तो उसका भी दिमाग तो उसी टाइप का था, वो चला मारने के लिए मदन के लिए। तो दोनों के बीच में एकदम लड़ाई हो गया था, मदन उसको मार रहा था, खोखा उसको मार रहा था, लेकिन जीता वही जो झोपड़ी वाला था, अर्थात मदन जीत गया उसको। इतना मार मारा ना कि उसका दूगो जो दांत था ना उसमें से खून निकाल दिया, दांत तोड़ दिया उसका।
लेकिन बाकी बच्चा सब मजा ही ले रहा था, उसको क्या लेना देना था, एकदम देख रहा था बढ़िया से। हाँ, और वो रोते रोते जो है खोखा अपने बाप के पास गया, आप देखिए। और इधर मदन और मदन के दोस्त सब जैसे ही लड़ाई उड़ाई खत्म हुआ था, सब अपने अपने जगह चले गया। उसको लगा कि जैसे भी होगा कि हम घर में घुस जाएंगे, खाना खा लेंगे, भूख बहुत लगा है, और मम्मी पापा तो सो गए होंगे, तो हम भी जाके कहीं सो जाएंगे, सवेरे निकल जाएंगे। धीरे धीरे दबे पाँव से आया, किचन में गया, वो धीरे से मम्मी सबको देख रहा था पहले सोया है कि नहीं। जब समझ गया कि सो गया है मम्मी पापा, तब वो क्या क्या धीरे से खाना निकाला, खाना खा लिया एकदम। और वो खाना खाने के बाद जो है ना, मम्मी पापा जिस रूम में सोता था ना, उसके तरफ गया और सुन रहा था कि मम्मी पापा आखिर सोए हैं कि बात कर रहा है, तो क्या बात कर रहा है, क्योंकि जाग जाएंगे तो फिर तो मारेगा। उसको बहुत डर था, क्योंकि पहले भी मारा हुआ था वो। उसके पिता बोल रहे थे, अरे भाई बतलाया तो साहब ने यही कहा कि आज से तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा को मारा है, और तनख्वाह जितना भी है ऑफिस आके लेके चले जाना। तो मदन को लगा कि ठीक है, अच्छा हुआ, मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं मम्मी पापा। फिर वो धीरे धीरे दबे पाँव से जो है ना आपको निकल रहा था। जैसे ही निकल रहा था तो उसका पैर जो है ना लोटा से टकरा गया। लो, आप टकराया तो आवाज कर गया। अब उसके पिता गिरधर जो है निस्साय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ते गया, और उसके पिता जो है हंसी से एकदम मुस्कुराने लगे और अपने बेटा को पकड़ के हाथ में उठा लिया। और मदन तो हक्का बक्का हो गया पिता को देखकर। उसको लगा कि हमको तो मारेगा, लेकिन पिता तो मुस्कुरा रहे हैं। और बेटा को बोलता है कि गर्व के साथ, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वो करके दिखाया जो तेरा बाप नहीं कर पाया। और खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। यहीं पे खत्म हो जाता है। भारत से हम क्या सीखे चैप्टर जो है आपको फ्रेडरिक मैक्सवेल के द्वारा दिया गया भाषण का एक अंश है। उनका जन्म की बात करें तो 6 दिसंबर 1823 बताया जाता है, जबकि मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 बताया जाता है। पिता का नाम विल्हेल्म मूलर बताया जाता है, और ये इतने बड़े विद्वान थे ना कि 18 वर्ष की आयु से ही आपको संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया था। और इतना तो छोड़िए, अपना जो स्वामी विवेकानंद है वो ना वेदांतियों का भी वेदांती बोलता है उनको। था तो ये जर्मनी का रहने वाला, लेकिन संस्कृत भी आता था। तो वो आपको कुछ ग्रंथ है जैसे कि हितोपदेश, कंठ और केन और मेघदूत, इन सबको वो जो है जर्मनी में ट्रांसलेट भी किए हैं। और इनको न रानी विक्टोरिया जो थी उनके द्वारा नाइट की उपाधि के साथ सम्मानित किया गया था इनको। और ये भाषण वो तब दिए थे जब आपको भारतीय सिविल सेवा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जितने भी आपको अंग्रेज युवा सब थे ना, वो अधिकारी आ रहे थे। उसके आगमन की खुशी में कार्यक्रम रखा गया था और सबको जो है ना बोलने का मौका दे रहा था। उसी टाइम उनको भी मौका मिला, तो वो भारत के बारे में बोलते हैं, भारत की संस्कार संस्कृति जो है उसके बारे में उसका तारीफ करते हैं, जो जो चीज़ वो देखे हुए थे, और वो कैसे भारत जो है ना और सब दुनिया देश से अलग है उसके बारे में बताते हैं। वैसे वो तो जर्मनी भाषा में दिए हुए थे भाषण, लेकिन उसको ट्रांसलेट किए हुए डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी सबसे पहले ना आपको बताते हैं कि सर्वाधिक संपदा अर्थात खनिज वगैरह सब कहीं पे पाया जाता है और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप लोग हमसे पूछे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होगा, वो है भारत। इतना तो छोड़िए, आपको जो दार्शनिक लोग रहता है, अर्थात क्या, ऐसा लोग जो आपको जगह जगह आपको देश देश जाके घूमता है, उसकी संस्कार संस्कृति के बारे में लिखता है, और अच्छाई भी लिखता है वो, और बुराई जो रहता है उस देश के बारे में लिखता है, उसको दार्शनिक बोला जाता है। और वो सब भी जब भारत आए हुए थे उस सब ने भी हार मान लिया था कि सही में भारत सोने की चिड़िया है, भारत में सही में स्वर्ग है, उसमें कोई दो मत नहीं है। आगे प्लेटो और कांट जैसे जो महान दार्शनिक है यूनान के, वो लोग भी जब भारत आए थे ना, तो वो भी भारत के महत्व को जाने और उनके सामने नतमस्तक हो गए हुए। और उन लोगों से भी पूछोगे तो वो एक ही नाम लेगा, वो है भारत। आगे कभी जो है ना बताते हैं जिसमें आपको बोलते हैं कि भारत से ही जो और सब देश जो है ना आपको पूरा का पूरा सीखा हुआ है। जो सीखा हुआ है भारत का है, विश्व गुरु भारत ही था, अब भारत ही सबको दिया है ज्ञान। चाहे हम बात करें यूनान की, रोमन की, या सेमेटिक जाति के, यहूदी के विचारधारा, उस सबका विचारधारा क्या है आपको कि विश्वव्यापी और संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान, कि हम कैसे विश्वव्यापी बने। ये सब ज्ञान कहाँ से मिला इसको? हाँ, भारतीय साहित्य से ही मिला है। और अगर आप लोग जो है रियल असली जो भारत है ना कि क्या है क्या ना, उसका सौंदर्य देखना चाहते हैं, प्रकृति देखना चाहते हैं, संस्कृति देखना चाहते हैं, महत्व देखना चाहते हैं, तो वो आपको कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर में नहीं देखने को मिलेगी।
अरे ऐसा सौंदर्य तो आपको अपने देश में भी देखने को मिल जाएगा। जैसा मुंबई दिल्ली में संस्कार संस्कृति फॉलो करते रहा है, वैसे आपको आपके भी देश में आपको मिल जाएगा। ऐसा उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर आपको रियल भारत देखना है, असली भारत देखना है, तो वो आपको गांव में मिलेगा। क्योंकि गांव में जो है ना एक अलग तरह की प्रकृति है, एक अलग तरह का सुगंध आ जाता है, एक अलग तरह का मोटिवेट मिलता है, एक अलग तरीके का आपको संस्कार संस्कृति जो कि वर्षों से फॉलो करते आ रहा है, वो सब मिलेगा आपको गांव में। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिज भंडार है, कृषि की महत्व है, तपस्वी की साधना भूमि है, जन्मभूमि है और कर्म भूमि है। आपको एक गांव में अलग तरह का अपनापन लगेगा। यह बात पूरी तरीके से सही है कि आप जो भाषण दे रहे हैं उसमें गांव में ही आपको संस्कार संस्कृति और प्रकृति को देखने को मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से क्या, कि जैसे कि एक बेटी का जो है ना शादी हुआ, तो बेटी का शादी होते रहता है और दामाद आता है, वो उस घर का तो दामाद रहबे करता है, बाकी पूरे गाँव का दामाद हो जाते रहता है। जितना इज्जत उसको अपने ससुराल में मिलता है, उतना ही उसके पड़ोसी और गाँव में मिलते रहता है। कहीं पर भी जाए तो उतना ही इज्जत मिलता है, उतना ही खाना मिलते रहता है, अर्थात वो पूरे गाँव का दामाद बन जाते रहता है। तो एक अलग तरीके का वाइब आते रहता है, एक अलग तरीके का आपको एकता और आदर भाव दिखते रहता है, प्यार मोहब्बत दिखते रहता है। वो आपको भारत के संस्कृति को और इन्हेंस कर देते रहता है, बढ़ा देते रहता है, जिसके कारण से बोलते हैं कभी कि गांव में ही आपको भारतीय संस्कृति का पता चलेगा। भारत एक्चुअल में है क्या, वो गांव में ही पता चलेगा। आगे कभी भाषण देते हैं, कहते हैं कि भारत ये ऐसा देश है जिसमें आपको जो है ना पहले से ही आपको हर एक देश का सिक्का मिल जाएगा। इसके पीछे दो रीजन है। क्या पहला तो देखिए, जितना भी लोग था पहले भी भारत आना पसंद करते थे, घूमना पसंद करते थे, भारत को देखना पसंद करते थे। तो जो जिस देश का आता था वहाँ पे एक्सचेंज जो है ना करेंसी लाता था, तो इस कारण से पूरे देश का जो है ना आपको, पूरे विदेश का आपको भारत में करेंसी मिल जाता था। और उसके साथ साथ क्या होता है कि भारत पे ना बहुत सारे शासक जो है ना शासन किया है, जो विदेश से आके बहुत सारा शासक है। तो जो आता था शासन करने के लिए, वो अपना करेंसी निकाल देता था, जिस कारण से क्या है आपको भारत में कि हर एक देश का आपको करेंसी मिल जाएगा। चाहे बात करें ईरानी, कैरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासक के जो सिक्के थे, वो आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। आगे भाषण देते हैं और भारत के ही बारे में बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो अंग्रेज आया था ना, वो भारत को जानता नहीं था ज़्यादा, नवयुवक था, तो वो भारत के बारे में बताते हैं भारत में है क्या क्या। इसलिए वो आगे कहते हैं कि एक और चीज़ के लिए भारत फेमस है, वो आपको है देवता विज्ञान के लिए। देवी देवता को बहुत ज़्यादा माना जाता है यहाँ पे। कहावतें के लिए भी फेमस है आपको, और कथाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये। भारत के लोगों में ना आपको बचपन से ही आपको दादी माँ, नानी माँ, जब बच्चा सोते रहता है उसी टाइम से कहानी शुरू कर देता था, कहानी कहने के लिए। और भारत के लोगों को ना आपको थोड़ा बहुत सस्पेंस और क्राइम वाला जो स्टोरी रहता है वो सुनने में बड़ा मजा आता है, और बच्चा सबको भूत प्रेत वाला कहानी बहुत ज़्यादा सुनता है भारत के लोग। और इतना ही नहीं, शब्द निर्माण की बात करें या बृहद शब्द भंडार की बात करें, वो आपको चिरकाल से अभी तक भारत के पास चले आ रहा है। आगे कभी कहते हैं क्या, इतना तो छोड़िए, विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र और राजनीति शास्त्र की जड़ें भी आपको भारत से ही है। और आज जो देश सब जो है ना, दूसरे देश सब अपने धर्म शास्त्र और राजनीति शास्त्र पर गुमान करता है, घमंड करते रहता है मेरे धर्म शास्त्र ये है वो है, उसका आधार ना भारत से ही है। और भारत पे जितने भी लोग आकर कभी शासन किया था, वो भारत के महत्व को जाना है। और इतना ही नहीं शासन करके चले गए, लूट के चले गए, वो भारत की प्रशंसा के बारे में हमेशा बोला भी है कि भारत वैसे ही नहीं, देखिए वैसे ही नहीं, भारत तो अनंत काल से आपको सोने की चिड़िया कहा जा रहा है, नहीं, उसके अंदर था गुण, और वो सोने का चिड़िया था। जितना भी आदमी लूटता था, लूट के लेके जाता था अपने देश, लेकिन वो प्रशंसा भी करता था भारत का। बात करें तो भारतीय वाङ्मय और संस्कृत महत्व को भी सभी विदेशी स्वीकार करते हैं, अभी भी स्वीकार करते हैं कि भारत में नई संस्कृति, वाङ्मय सब अभी भी है। आगे ना कभी भारत की लैंग्वेज जो है ना उसके बारे में बोलते हैं। आगे कहते हैं क्या कि संस्कृत का संबंध ना आपको लैटिन भाषा से भी है। बात करें संस्कृत भाषा, लैटिन या ग्रीक, इन सब का उद्गम स्थल लगता है एक ही है। और इतना ही नहीं, भाषा तो एक है, चलने वाला है, मिलता जुलता है, लेकिन अगर आप उसके लोग के बारे में पूछेगा तो अनेकता के बावजूद लोगों के बीच एकता है और एक जैसा रहता है। भले ही हिंदू अलग है, ग्रीक के लोग अलग है, दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन उतना अनेकता होने के बावजूद आपको एकता देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका भाषा का उद्गम स्तर एक ही है। और इतना ही नहीं,
विद्या की बात करें, योग की बात करें, धर्म दर्शन की बात करें, सबका उद्गम स्थल आपको भारत ही बनाया जाता है। ये जो अभी सब देश बोलता है ना योग करो, योग करने से ये होगा वो होगा, हाँ वो कहाँ से सीखा है? भारत से ही सीखा है। भारत सिर्फ नदियों का उद्गम स्थल नहीं है, वो योग का उद्गम स्थल है। वो जो भाषा सब बोलता है उसका उद्गम स्थल यहीं पे है। धर्म की बात करें, योग की बात करें, विद्या की बात करें, सबका उद्गम स्थल कहीं पे है तो वो भारत है, वहीं से सब सीखा है। और भारत आदि काल से ही ज्ञान का सागर माना जाता है। आप लोगों ने तक्षशिला का नाम सुने होंगे, नालंदा का जैसे विश्वविद्यालय का, जहाँ पे विदेशियों का होड़ लगा रहता था कि एक बार एडमिशन हो जाओ, पढ़ लिए हम नालंदा में। इसलिए आदि काल से ही भारत जो है ना आपको ज्ञान के लिए जाना जाता है। और जब ज्ञान की बात आए और गौतम बुद्ध को भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, जो कि पूरे विश्व को अपने बुद्ध के विचार से आलोकित किए थे। वो कहाँ से थे? भारत से थे। वो ये सब बातें ना आपको भाषण के वक्त में बताते हैं अंग्रेज को। अब जो है वो एक कहानी बताते हैं। और उस टाइम का जब भारत का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, तो वाराणसी के पास ना वो आपको रेलवे की पटरी के लिए खुदाई कर रहा था। अब जो है वो एक कहानी बताते हैं। और उस टाइम का जब भारत का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, तो वाराणसी के पास ना वो आपको रेलवे की पटरी के लिए खुदाई कर रहा था। तो बगल में ना 172 दारी सोने का सिक्का मिला हुआ था, बहुत ज्यादा था उस टाइम का, समझिए। वो तो देख के बहुत खुश हुआ कि बाप रे, सोना इतना मिला हुआ, इतना मिला है। वो खुशी के मारे क्या कर दिया, उसका जो मालिक था उसको पूरा पूरा सोना भेज दिया, ताकि हम मालिक को भेजेंगे ना तो मालिक हमारा खुश होगा, खुश होगा। विदेश भेज दिया। लेकिन उसका जो मालिक था उसको महत्व नहीं दिया सोना को, बोला इतना सोना लेके भी क्या करेंगे, और मतलब कुछ काम का है ही नहीं, विदेश में ऐसा बोला गया। लेकिन इंडिया के लोग तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसको वैल्यूलेस समझा और उसको पूरा पूरा गला दिया सोना को। तो वारेन हेस्टिंग को जब ये बात पता चला कि हम तो सोना भेजे हुए थे, लेकिन मालिक तो इसको वैल्यूलेस समझा। हम समझे हुए थे क्या उसको म्यूजियम में रखेगा या फिर सोना चांदी कुछ बना लेगा, लेकिन वो तो आपको इस सोना को तो वैल्यूलेस समझा। इससे वारेन हेस्टिंग जो इंडिया में थे, गवर्नर जब थे, वो बहुत दुखी हुए इस बर्ताव से। आगे अब अंत में कवि बताते हैं कि कभी कहते हैं कि जो लोग जो है ना भारत घूमना चाहते हैं और उसको लग रहा है कि सब कुछ खोज कर दिया है, तो वो बहुत बड़ा भ्रम में है। आप भी खोज करने के लिए निकलिएगा तो कुछ ना कुछ बाकी ही रह जाएगा, क्योंकि भारत इतना विशाल है, इतना डाइवर्सिफिकेशन हुआ है भारत के अंदर। और भारतीय सभ्यता की बात करें, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा, साहित्य में जो भी आदमी रुचि रखता है उसको जरूर से जरूर भारत आना चाहिए, एक बार जरूर घूमना चाहिए भारत। और अंत में एक और कहानी के माध्यम समझाते हैं कि एक बार की बात है, सर विलियम जोन्स जो है अरब सागर के बीच में फंस गया था समुद्र में। एक तरफ मतलब इंग्लैंड था, एक तरफ भारत था, उसके बीच में फंस गया था और एकदम तूफान उफान चल रहा था। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इंग्लैंड जाए कि भारत जाए, जाए तो जाए कहाँ, खोजबीन करे तो करेगा। तो फिर उसको ऑटोमेटिक जो है ना आपको भारत का जो सुगंधित हवा है वो धीरे धीरे उसको खींचे अपने तरफ लेके आ गया। और इंग्लैंड जाने के बजाय ऑटोमेटिक उसका जो नाव था कलकत्ता के तट पर लग चुकी थी। और उन्होंने इतिहास की बात करें, साहित्य के क्षेत्र में बहुत से एक बढ़ के शानदार कार्य किए हैं। भारत की प्रकृति ही इतनी खूबसूरत है कि एक बार कोई आ जाए तो दोबारा उसको जाने का मन नहीं करता है। और यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन लास्ट में कभी और कुछ बोलते हैं कि हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भारत में सब कुछ जान ही गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। भारत अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ जानने के लिए ज़रूरत है। और आइए लोग सब, जितना लोग आना है भारत का खोज करिए। और अभी भी आपको गंगा हो गया, सिंधु जैसे हजारों जगहों पर हजारों खूबसूरती का चित्रण करना अभी तक बाकी है। आप लोग आइए और चित्रण कीजिए। धन्यवाद। नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर जो है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और इनकी जन्म की बात करें तो 1907 जो बलिया उत्तर प्रदेश है वहां बताया जाता है। जबकि मृत्यु की बात करें तो 1989 दिल्ली में बताया जाता है। वैसे तो उनके बहुत सारे रचना और कृतियां हैं, लेकिन कुछ फेमस है, जैसे कि अशोक के फूल, विचार और वितर्क, शिरीष के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, आलोक पर्व, और आनंददास का पोथा, कालिदास का ललित योजना या पृथ्वीराज रासो। और एक बात जो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानना है, वो आपको क्या कि उनका जो रचना था ना आलोक पर्व, उस पे उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और भारत सरकार द्वारा उसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और इतना तो छोड़िए, लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वहां पे उनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस चैप्टर में ना कवि की जो बेटी है वो आपको कवि से प्रश्न करती है कि पापा बताइए तो नाखून आखिर क्यों बढ़ता है। उस टाइम तो उसके पिताजी जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आपको क्या जवाब देते हैं ना, पूरा का पूरा चैप्टर जो है नाखून क्यों बढ़ता है, हमें काटना क्यों चाहिए, पहले नाखून का क्या इस्तेमाल होता था, सारा का सारा चैप्टर में दिया गया है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे ना कभी-कभी आपको सदमा में डाल देने वाले प्रश्न कर देते हैं। उस दिन की बात है, मेरी लड़की भी हमसे पूछ बैठी कि पापा आखिर नाखून बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? और उसे हम बार-बार क्यों काटते हैं? तो मैं थोड़ी देर के लिए सहम गया और सोचने लगा कि प्रश्न तो गलत नहीं है मेरी बेटी का, लेकिन हाँ, अगर कुछ दिन तक बच्चा नाखून ना काटे तो उसके माता-पिता तो समझो उसको मार ही देता है। और बच्चे भी माता-पिता के डर से वो काट लेते हैं। पर पता नहीं ये अभागा निर्लज्ज नाखून आखिर बढ़ता तो बढ़ता क्यों है? तो कवि आगे कहते हैं कि हम लोग लाखों वर्ष पहले न आदि मानव थे और आदि मानव का जब कुछ भी हथियार नहीं था, ठीक ना, तो उसके पास दो ही था। एक तो पहले कुछ भी चीज खाता था तो मुंह से दांत से काट लेता था उसको, और दूसरा जो था उसका नाखून। नाखून ही उसका हथियार था। कोई भी आता था तो नाखून से अटैक करता था पहले। उसके बाद वो लोग जो है ना हड्डी का जो है हथियार बनाने लगा, क्योंकि हड्डी जो है पूरा मजबूत होता है, तो उसका हथियार ना बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता था। और उस टाइम का जो सबसे ज्यादा मजबूत हथियार था ना, वो आपको देवताओं के राजा का वज्र था, जो कि दधीची मुनि के हड्डी से बना हुआ था। सोचिए वो पूरा पूरा जब मर गया था तो उसके हड्डी से बनाया गया था उनका हथियार। और उसके बाद आदि मानव सबसे अपना लोग मानव बने, तो अपना लोग जो है धातु का इस्तेमाल कर ले, जैसे कि बंदूक गोली अभी का है वो किस चीज से बना हुआ है? लोहा से। तो लोहा का इस्तेमाल उसके बाद होने लगा। आगे कवि कहते हैं कि राक्षस सबके पास तो विद्या बहुत थी पहले, लेकिन अपना लोग जिसे हथियार नहीं था, क्योंकि अपना लोग था डेवलपमेंट करते कि पहले नाखून का इस्तेमाल करते थे। हाँ, राक्षस सब मार देता था। फिर आपको जो है थोड़ा दिन के बाद हड्डी का इस्तेमाल करते थे, उससे भी मर जाते थे। उसके बाद लोहा का जब इस्तेमाल करने लगे तो राक्षस सब जो है ना आपको हार मानने लगा अपना लोग के सामने। और अपना लोग के पास अभी पता नहीं कितना चीज कारतूस है, बंदूक है, तोप है, बम है, मतलब अपग्रेड करते करते बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं अपना लोग। और नाखून का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपना लोग अब युद्ध के लिए, लेकिन फिर भी नाखून पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। हम लोग पूंछ का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो बंदर से जो है ना धीरे धीरे होते होते और पूंछ करते करते हम लोग मानव बन गए। और अभी जिस तरीके से रह रहे हैं, पहले था हम लोगों का पूंछ, लेकिन जब उसका इस्तेमाल नहीं करते थे तो क्या हुआ, अभी पूंछ चले गया। तो उसी तरीके से अगर हमारा नाखून पहले इस्तेमाल करते थे युद्ध के लिए, हाँ, जानवर सबको मारने सबके लिए, तो ठीक था उस टाइम में, चलो नाखून बढ़ रहा था ठीक है। लेकिन अब तो एक चीज बताइए कि अब तो इस्तेमाल उसका नहीं करते, तो अब पता नहीं अभी क्यों बढ़ रहा है। कमी थोड़ा बहुत सस्पेंस में है। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं क्या? नहीं जानते हैं मनुष्य को उससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र अभी मिल चुका है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से होता तो होता क्या है? अरे मनुष्य की बर्बरता घटती कहाँ है? नाखून काटने से वो और भी बढ़ती जा रही है। आगे कभी कहते हैं कि कुछ हजार साल पहले से ही जो है ना मनुष्य सब नाखून का इस्तेमाल ना सजने संवरने के लिए करना शुरू कर दिया था। और उसे काटता भी था तो मतलब अजीब तरीके से, एकदम मनोरंजन तरीके से, कभी त्रिकोण, कभी वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, इस तरीके से ये नाखून को काटता भी था, जो कि दिखने में स्टाइलिश लगते था। और उसके साथ साथ उसको जन पेंट करने का भी मतलब अलता रखने का भी प्रचलन बहुत पहले से चलते आ रहा है। और उसके बाद ना एक उंगली में जो लड़की सब थी, वो आपको दो तीन तरह का अलता लगाना शुरू कर दी, जो कि दिखने में स्टाइलिश लगता था। और इतना तो छोड़िए, और गोरे देशों के लोग ना मतलब न थोड़ा बड़ा जो नाखून रहता था ना, और वो जो पेंट किया रहता था, तो मतलब उसको ज्यादा खूबसूरत मानते थे, जिसका भी नाखून थोड़ा सा बड़ा हो और पेंट किया रहता है, अलता वगैरह सब लगाया रहता है। वही प्रचलन अब इंडिया सब में भी है कि थोड़ा बहुत नाखून बड़ा रहता है, उस पे जो है पेंट करते रहता है, तो वो ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। आगे और कभी कहते हैं कि जो प्राणी विज्ञान सबका अध्ययन करने वाला नहीं रहता टीम, वो आपको देखा क्या, कुछ ऐसा चीज है, उनकी सहज वृत्तियां रह गई है, जैसे कि नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा हो गया, पलकों का जी गिरना चौथा। ये सब चीजें ऐसा है ना आपको, जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, हमारे काबू में नहीं है। आगे कहते हैं क्या कभी, तो नाखून का बढ़ना पशुत्व की निशानी है और उसे काटना हम लोगों के मनुष्यता की निशानी है। और हम लोग तो मनुष्य बन गए हैं, अब तो पशुत्व अर्थात क्या, जानवर की तरह आदि मानव की तरह रहना तो बंद कर दिए हैं। तो उस हिसाब से तो आपको नाखून भी बंद हो जाना चाहिए बढ़ना, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों बढ़ रहा है। अर्थात क्या, मेरा मन पूछता है कि हम लोग पशुता की ओर बढ़ रहे हैं या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं या अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहे हैं। मानो कि मेरी बेटी ये प्रश्न करके हमारे को दुविधा में डाल दी है।
आगे कभी कहते हैं कि एक ही देश में जब 15 अगस्त को जब भारत की आजादी हो रहा था ना, तो अंग्रेजी जो अखबार था वो इंडिपेंडेंस का घोषणा कर रहा था। वही जो हिंदी का देसी भाषा था और देसी जो अखबार था वो उसी चीज को स्वाधीनता दिवस बोलता था। वैसे इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी के अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता का अर्थ है जो कि हिंदी न्यूज़पेपर वाला छापा कि अपने ही अधीन रहना, अर्थात अंग्रेजी में बात करें अपने ही अधीन को तो सेल्फ डिपेंडेंस बोल सकते हैं। हमें आज तक पता नहीं चल पाया जब इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त को हमारा देश, तो अधीनता नाम रख देता हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद। लेकिन नहीं, उसके जगह क्या रखा क्या, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता। पता नहीं ये सो का बंधन अवश्य है या क्या है, हमको तो आज तक पता नहीं चल पाया इसका। आगे वो कालिदास का एक कोट बोलते हैं क्या कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। अर्थात क्या, कभी कहते हैं कि जो भी आदमी रहता है वो आपको दोनों चीजें पक्ष विपक्ष देख के और जो हितकर रहता है उसको ग्रहण करता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा आदमी रहता है जो जो बोल देता है ना जो आदमी उसी की तरफ चले जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि पहले हमारे देश में जातियां नहीं हुआ करती थी, बहुत हुआ करती थी, लड़ती झगड़ती भी थी, लेकिन फिर भी प्रेम पूर्वक अभी बसी है कि नहीं बताओ। और ऐसे नहीं कि हमारे पूर्वज सब या ऋषि मुनि सब जो है ना सबको एक समान करने का लिए और एक धर्म को से जोड़ने के लिए कोशिश नहीं किया था, लेकिन वो कोशिश नाकाम रहा। और यही हम लोग का मनुष्य का धर्म होना चाहिए, जाति होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए, सब कुछ यही होना चाहिए। एक दूसरे का हेल्प करे, श्रद्धा रखे, तप रखे, एक दूसरे का साथ दे। इसलिए हमारे महाभारत में भी निर्भेद भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। आगे वो गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही में है कि वो सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आगे कभी कहते हैं कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगी, ये प्रश्न करते हैं। उसमें क्या बड़े बड़ा नेता कहता है क्या एकदम वस्तु की कमी है, वस्तु लाओ, मशीन लाओ, उत्पादन बढ़ाओ, रोड बनाओ, ये करो वो करो, और आपको बंदूक लाओ, गोली लाओ, बाह्य उपकरण लाओ, धन की वृद्धि करो, मतलब जो मन होता है सो आपको बोलते रहता है नेता साहब। और एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने भी कहा था सुख बाहर नहीं आपके भीतर है। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्य कहताओ, क्रोध द्वेष को दूर करो और प्रेम से बात करो, सबके साथ प्रेम के साथ रहो। लेकिन उस बूढ़ा का अभी पता नहीं है, किसी ने उसको गोली मार दी गई है। अर्थात वो महात्मा गांधी के बारे में वहां पे बोलते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आएगा जब मनुष्य का नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा। तो उस पे जरा प्राण शास्त्री सब रिसर्च किया, बताया कि हाँ ऐसा संभव है कि एक दिन नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर मान लीजिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसे पूंछ का इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो वो आपको धीरे 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 खत्म हो गया, उसी तरीके से एक दिन भी ऐसा आएगा कि नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। अर्थात कि मनुष्य लोग जो है जैसे कि अभी पहले नाखून से इस्तेमाल करता था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हड्डी सब से बनाया, उसके बाद बम बारूद सब बना लिया, उसके बाद युद्ध करता है, जैसे कि हिरोशिमा का ले लेते हैं, अभी तक उसका प्रभाव बना हुआ है। उस तरीके से जो है और खतरनाक धीरे 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 होते जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य का नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा, तो उस दिन बोल रहा है कभी कि मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, उसके बाद वो मारकाट करना बंद हो जाएगा और एक सामान्य आदर्श जीवन जिंदगी जीना जो है ना सब लोग जो है ना शुरू कर देगा। अंत में कभी कहते कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े मनुष्य। नागरी लिपि जो चैप्टर है वो आपको गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है और इनके जन्म की बात करें तो 1935 बताया जाता है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, जबकि उनकी मृत्यु की बात करें तो 2009 बताया जाता है। वैसे तो ये बहुत सारे कृतियां लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी और अक्षर कथा, ये इनकी कुछ फेमस है। और यह जो चैप्टर लिया गया है उनका ही एक बुक है भारतीय लिपियों की कहानी, उसी से लिया गया है। वे पढ़े जो थे मैथ से, फिर भी वो 25 वर्ष के अंदर 2500 से ज्यादा लेख लिखे और 30 पुस्तक का प्रकाशन किए हैं। और यह जो चैप्टर है आपको हिंदी भाषा का जो लिपि है देवनागरी लिपि, वो कहाँ से आया, कब आया था, कौन कौन इस्तेमाल किया गया था, उसका पहले नाम क्या था और अभी नाम क्या है, पूरा का पूरा जो देवनागरी लिपि है हिंदी का उसका इतिहास पढ़ेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि यह जो चैप्टर है किस भाषा में लिखा गया है तो आप लोग बोलेगा हिंदी में, चलिए ठीक है, लेकिन किस लिपि में लिखा गया है तो वो उसका लिपि है देवनागरी।
अब आएगा प्रश्न, लिपि किसको कहते हैं? तो ऐसा वर्ण या ध्वनि जिसको लिखने की जो व्यवस्था है ना, कर्म के किस कर्म में लिखे, उसी को जो है ना लिपि बोला जाता है। जैसे कि राम लिखेंगे हम लोग भी तो रा का रा मो, और आप भी लिखिएगा तो वही सोने आप लिख दीजिए मो रा मरा और आप उसको पढ़िएगा राम, ऐसा नहीं हो सकता है। एक लिपि है, एक व्यवस्था कर्म है, उसी को बोला जाता है लिपि। कवि कहते हैं कि पहले जो है ना लिपि सबका स्थिरता नहीं था, जिस भाग में जो बोला जाता था वही लिपि हो जाता था। लेकिन जब आपको टाइपिंग वाइपिंग स्टार्ट हुआ, लिखने उखने का क्रम स्टार्ट हुआ, अब पुस्तक छपने लगी, उस टाइम से जो है ना अक्षर में स्थिरता आने लगी और हर एक लोग का सामान्य लिपि हो गया। चाहे बात करें हम हिंदी का, मराठी का, नेपाली, गुजराती बोलने वाले का, उस सब का लिपि देवनागरी ही है। भले ही भाषा अलग हो, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोले, नेपाल के लोग नेपाली बोले, गुजरात के लोग गुजराती बोले, लेकिन इन सब का जो लिखने की जो लिपि है वो आपको देवनागरी ही है। हाँ, थोड़ा बहुत गुजरात का जो है थोड़ा बहुत अलग फर्क मानता है, लेकिन उनका भी समझिए कि देवनागरी के तरह ही लिपि है। ज्यादातर बंगाल में क्या बोला जाता है? बंगाली। और उसका जो लिपि है बंगला लिपि, उसको ना देवनागरी लिपि की बहन बोलता है सब। अब ये जो देवनागरी लिपि है वो आया तो आया कहाँ से, उसके बारे में जो है सब अलग अलग जो है मत देते हैं, जिसमें से कुछ लोगों का मानना है क्या कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे उस टाइम के, उसने सबसे पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया था, तो था वो नागर, इसलिए उसका नाम देवनागरी रखा गया। और एक बात, देवनागरी का दूसरा नाम ही नागरी लिपि है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है नहीं, इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग ना काशी जो मथुरा सब जो है यूपी में, वहां पे किया गया था। और वो काशी मथुरा किसके लिए जाना जाता है? देव की नगरी के लिए, भगवान की नगरी के लिए, इसलिए वहां पे प्रयोग हुआ था सबसे पहले। देव की नगरी है इसलिए वो देव नगरी अर्थात देवनागरी कहलाया वहां से। और कुछ लोगों का मानना है क्या कि एक पारतादित्यकम नामक एक नाटक में इसके बारे में जानकारी दिया गया, जिसमें जो ये जो अपना पटना है उसको पहले लोग नगर के नाम से जानते थे, और उस नाटक के अनुसार सबसे पहले जो है ना हिंदी देवनागरी लिपि का जो इस्तेमाल यहीं पे हुआ था, और लोग उसको नगर के नाम से जानते थे, इसलिए इसका नाम पहले नागरी लिपि रखा गया। एक बात और कभी बोलते हैं कि अपना जो देवनागरी लिपि है उसको सबसे बेस्ट लिपि माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए और सब लिपि में थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि राम लिख लिया या हम अपना ही नाम लिखे क्रिस कर लिया, तो क्रिस के अंदर देखिएगा आपको जितना दूर नाम है ना उतना दूर सिर्फ ऊपर में लकीर लिखा रहता है। कन्हैया के ऊपर में भी जितना दूर नाम है उतना दूर लकीर लिखा रहता है। लेकिन और सब में क्या होता है कि नाम कहीं पे हो लेकिन लकीर बहुत दूर दूर तक लिखना पड़ता है। इसलिए जो है सबसे बेस्ट लिपि किसी को माना गया है तो आपको नागरी लिपि को। आगे कवि ना कुछ और भाषा और लिपि के बारे में कहते हैं, जिसमें आपको क्या तमिल, मलयालम की बात करें, तेलुगु या कन्नड़, जो कि भारत के दक्षिण साइड में सबसे दक्षिण साइड में बोली जाने वाली भाषा है, उन सब का जो लिपि है वो आपको ब्राह्मी लिपि से लिया गया है। एक बात और कि सिर्फ 8वीं शताब्दी से ही जो अपना देवनागरी लिपि है पूरे देश में उसका प्रचलन शुरू हो गया था। लेकिन देवनागरी लिपि के जो सबसे प्रारंभिक लेख की बात करें ना तो वो आपको दक्षिण भारत से ही मिलता है, लेकिन उसको जो है ना देवनागरी का नाम वहाँ पे जो है ना आपको नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वही बात करें अपना लोग का उत्तर भारत का, तो नागरी लिपि को देवनागरी के नाम से जाना जाता है। अब ना कभी दक्षिण भारत के जो है ना इतिहास के बारे में बताते हैं, और दक्षिण भारत में किस लिपि का इस्तेमाल करता था राजा महाराजा, उसके बारे में बताते हैं। चाहे बात करें कोंकण के शिलालेख, राष्ट्रकूट, विजयनगर के शासक, इस सब का जितना भी लेख है ना वो आपको नागरी लिपि में ही लिखा है। और वहाँ पे उस लोग को क्या बोला था नागरी लिपि को? नंदी नागरी, इसलिए उस सब का लेख जो है नंदी नागरी में अभी भी मिलता है। अगर देवनागरी लिपि सब का प्रूफ चाहिए तो वो आपको 11वीं शताब्दी में चले जाइए, और वहाँ के जो सिक्का है, सिक्का पे अभी भी प्रमाण है कि वो लोग जो इस्तेमाल करते थे वो देवनागरी लिपि पे अभी भी लिखा हुआ है। और रिसर्च वगैरह करने पे पता चला कि 12वीं शताब्दी के जो महाराजा थे केरल के, उस लोग के सिक्का पे वीर केलस लिखा था, जो कि आपको देवनागरी लिपि में ही लिखा गया था। और इतना तो छोड़िए, इस्लामी शासक भी आपको नागरिक लिपि का इस्तेमाल करते थे। चाहे बात करें मोहम्मद गजनबी का, मोहम्मद गौरी का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेरशाह सूरी का या अकबर का, किसी का भी बात करें, उस सब का सिक्का उठा के ले लीजिए, उस पे जो है हिंदी में आपको देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। और राजा अकबर ने तो राम सीता का जो फोटो है वो आपको सिक्का पे डाल दिए हुए थे, और मुस्लिम वो था लेकिन फिर भी वो राम सीता का जो है ना सिक्का चला रहे थे, और उसके नीचे में आपको राम सी अंकित करवा दिया था, जो कि देवनागरी लिपि में ही लिखा गया था। और यहीं पे यह चैप्टर खत्म हो जाता है। धन्यवाद। बहादुर चैप्टर के लेखक अमरकांत है, और इनका जन्म की बात करें तो जुलाई 1925 बताया जाता है नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। और
1947 ईस्वी में वो आपको बीए किया हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इनका जो एक कहानी है वो आपको अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता हो रहा था ना, उसमें इस कहानी को ना दीप्ति कलेक्ट्री पुरस्कृत किया गया था। वैसे तो ये बहुत सारे कृतियां लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ फेमस है, जैसे जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच का दीवार, ग्राम सेविका। उनका ना एक बानर सेना नाम का एक बाल उपन्यास भी लिखा है। वो इस चैप्टर में जो कहानी है ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और आपको अंत में जाते जाते आंख से आंसू गिर जाएगा, जिसमें आपको जो है ना एक बच्चा अपना घर बार छोड़ देता है माँ के डर से, लेकिन वो कवि के घर में जो है ना जाके नौकर बनता है। लेकिन कवि की पत्नी और उसका बेटा तो बहुत प्यार करता है शुरू में, लेकिन अंत में क्या क्या उसके साथ करता है ना, बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले ना इस चैप्टर के जो लोग सब है उनसे मिल लीजिए आप। एक 11 साल का लड़का जिसका नाम दिल बहादुर रहता है, जो कि आगे चल के कवि के घर का नौकर बनता है वो। दूसरा कवि, तीसरा उसका बेटा किशोर और चौथा उसकी पत्नी का नाम निर्मला रहता है। 4 कैरेक्टर इसमें मेन। तो एक दिन का बात है, दिल बहादुर को ना उसकी मम्मी बोली कि तुम तो भर दिन बैठा ही रहता है नकारा कहीं का, तो ऐसा करो ना तुम जो है भैंस आज चरा के लाओ और भैंस चराने के लिए चले जाओ, तब तक हम पूरा का पूरा घर बार का जितना भी काम है पूरा पूरा सल्टा लेंगे। बहादुर था तो बहुत छोटा, 12-13 साल का, तो उसको काम काज करने में किसी भी काम अच्छा नहीं लगता था। मम्मी बोलती थी इधर काम करने के लिए जाने के लिए, तो उधर चले जाता था। कभी पहाड़ पे मिलता था, कभी जंगल में मिलता था, कभी इस डाल पे मिलता था, कभी उस डाल पे मिलता था, कहीं घोंसला में से आपको पक्षी सब निकाल लेता था। मतलब बचपना उसके अंदर था, क्योंकि बचपन में था। इसका घर तो नेपाल में था, मतलब बिहार और बॉर्डर के जो बीच में था वहीं पे उसका घर था। और इसके पापा जो थे युद्ध में मारे गए थे, जिस कारण से जो उसकी मम्मी पे ही पूरा का पूरा जिम्मेदारी था। और मम्मी ही घर बार जो चलाती थी पूरा का पूरा, और भरण पोषण सबका मम्मी ही करती थी अपने से। माँ के कहने पे तो वो भैंस चराने के लिए चले गया था, लेकिन भैंस भी उसको बहुत परेशान करता था, इधर उधर भाग जाता था। उसको गुस्सा चढ़ गया, वो उठाया डंडा, भैंस को मारना शुरू कर दिया। तो भैंस भी क्या करता, भाग के जो अपने घर पे चले आया। वहां पे उसकी मम्मी देखी, अरे हम तो अभी इसको भेजे हुए भैंस चराने के लिए, अब भैंस अभी आ गया, पक्का इसी का कुछ न कुछ चाल होगा। नजदीक जाने पे देखा तो ये तो पता चला कि बहुत बार मारा है भैंस को ये। अब तो माँ का गुस्सा चढ़ा ही रहता था कि एक भी काम नहीं करता है, आज काम कर देते तो कल करता है, कल देते तो परसों देता है, एक भी काम ठीक से नहीं करते रहता। वो जितना भैंस को नहीं मारा था उससे 10 गुना ज्यादा ना उसकी मम्मी उसको मारा, बहुत मारा बहादुर को। और भागते भागते 6 मील दूर एक बस स्टैंड पर खड़ा हो गया, जहाँ से आपको गोरखपुर के लिए बस जाती थी, वहां वो जाके खड़ा हो गया। और यहीं पे कभी जो सबसे पहले बार उसको देखा हुआ था। दिखने की बात करे तो वो बच्चा ठिगना चकैत शरीर था, गोरा रंग था, आधा थोड़ा कपड़ा फटा हुआ था, आधा सही था, और जूता उसका भूरा रंग का था। फिर उसके साले साहब और कवि जन बात करने लगा कि 11, 12, 13 साल का लग रहा है बच्चा। ये भी बोला हाँ बच्चा तो है। फिर उससे पूछा कि बच्चा यहाँ पे कैसे आए हो क्या, तो सब कुछ कहानी वो बता दिया। और कवि की जो पत्नी थी निर्मला, उसको नौकर रखने का बहुत शौक था, क्योंकि वो कभी कभी जाती थी ना अपने नैहर सब में, उसके भाभी सबका सुख देखती थी, बहन सबका सुख देखती थी। अरे भाई साहब, सब कुछ चाय नाश्ता सब कुछ जो है बेडे पे उसको मिल जाता था, नौकर को बोलती थी, नौकर लेके आ जाता था। तो ये सुख देखी हुई थी, तो उसका भी शौक था कि उसकी पत्नी को कम से कम एगो नौकर तो मेरे घर में भी रहना चाहिए। और यहाँ पे जो है कवि कोई बच्चा मिल गया, तो कवि जो है उसको अपने घर लेके आ गया। घर लेके आया तो उसकी पत्नी देखी तो एकदम पूरा मुंह देख रही थी, एक बार कवि को देख रही थी, एक बार बच्चा को देख रहा था, एक बार अपने भाई को देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, बच्चा है तो है कौन। फिर पूरा का पूरा कहानी उसको बताया, समझ में आया तो खुश हो गई। मेरे यहाँ भी अब एक नौकर रहेगा और हम भी आराम की जिंदगी जिएंगे, एकदम पूरा खुश थी वो। और वो बोली बेटा तुमको जो खाने का मन होगा ना वो खाना, तुमको जो करने का मन होगा ना वो करना, खेलना कूदना कुछ भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद रखना, ये आस पड़ोस के लोग बोल देगा ना कुछ लाने के लिए, तो वहीं से घिसक जाना, किसी का कुछ का काम मुआ मत करना। और जरूरत पड़ने में तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी, तो मतलब इसको ना अपना घर समझो तुम। और ये तुम्हारे पिताजी हो गए और हमको अपनी मम्मी के समान समझो। आखिरकार निर्मला तो थी, औरत थी, तो कभी कभी क्या करती थी, अपने अगना में खड़ा हो जाती थी और गांव वाले को ऐसे ही सुनाती रहती थी, हमारे घर में जो नौकर है ना उसको तो अपने बेटे की तरह मानते हैं, दूसरे की तरह नहीं करते हैं कि नौकर का नौकर समझते रहते हैं, उसको खाना पीना भी नहीं देते, हम जो खाते हैं वो उसको भी देते हैं, और जहाँ बोलते हैं जाने के लिए वहां चलता है, और पढ़ाते लिखाते भी। मतलब ऐठ के जो सबको सुना रहा था कि हम जो है नौकर को एकदम पूरा अपने बेटे से ज्यादा मानते हैं। और जब दिल बहादुर आपको बाहर जाता था दूसरे बच्चे के साथ खेलने के लिए, तो दूसरा बच्चा सबका तो गाँव था वो, तो उसको चिढ़ाता था, अरे तुमने छिपकली देखा है, तुमने शेर देखा है, तुम कहाँ देखा रहोगे, तुम तो नौकर हो, पता नहीं कहाँ से आए हो, तुम ये सब क्या देखे रहे हो। लेकिन फिर भी दिल बहादुर कुछ नहीं बोलता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा घर का काम करने लगा। वो छोटा सा बच्चा सुबह सुबह उठता था, घर का सफाई करता था, कमरा का पोछा लगाता था, अंगीठी चला के
चाय बनाता था, खाना बनाता था। सिर्फ और सिर्फ निर्मला जो है एक काम करती थी, वो जो है रोटी बनाती थी, क्योंकि उसको पतला रोटी बनाना आता था और वही पतला रोटी खाती थी, तो इसलिए वो सिर्फ रोटी बनाती थी अपने हाथ से। बाकी जितना भी काम था ना घर का पूरा वो 11, 12, 13 साल का जो बच्चा था उस पे था। एक दिन की बात है, शाम में जो निर्मला जो है बहादुर से पूछती है कि तुमको घर का याद आता है अपनी मम्मी का? तो बोलता है क्या नहीं। मतलब क्यों, घर का क्यों नहीं याद आता है? नहीं आता है क्योंकि मम्मी मारती रहती थी। तो अच्छा क्यों मम्मी मारती थी समझे, लेकिन क्यों मारती थी मम्मी? तो वो कुछ नहीं बोलता था, हंस के जो है ना एकदम भाग जाता है। तो बोलता है क्या जो तुम फिर जो है ना पैसा कैसे बोलते हो कि पैसा भेज देंगे मम्मी को? आप ही बताइए, माँ बाप का जो है कर्ज जिंदगी भर उतरता है नहीं ना। यह कह कर जो है ना बच्चा भाग गया वहां से हंसते हंसते। और कवि की जो पत्नी थी निर्मला, वो आपको बोली क्या जो तुम्हारा नाम जो दिल बहादुर है ना, उससे के जगह ना प्यार से हम लोग बहादुर ही तुमको बुलाएंगे पहले दिन से ही। निसंदेह इस सब का जिंदगी जो है ना पूरे आराम से बीतने लगा। अब छोटा छोटा भी काम रहता था ना, एक गिलास पानी लाओ बहादुर, बहादुर पेंसिल गिर गया है नीचे उठा देना, बहादुर थोड़ा चाय बना कर लाओ। मतलब छोटा छोटा काम भी जो रहता था ना, वो बहादुर को ही बोलने लगा धीरे धीरे करने के लिए। मेरा बड़ा लड़का जो है एकदम पूरा शानो शौकत में हमेशा रहता था। टाइम पे उसको सब चाहिए, सुबह में जूता पॉलिश चाहिए, स्कूल जाने से पहले साइकिल सब पूरा साफ चाहिए, कपड़ा धुली हुई नहीं चाहिए। और इतना तो छोड़िए, रात को सोने के लिए जाता था तो रोज बहादुर से जो है ना उसको मालिश करवाता था। और किसी भी काम में अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी चूक हो गया तो किशोर जो है मेरा बेटा है वो आपको गरिया देते रहता था, उसको मारता भी रहता था हमेशा बहादुर को। एक दिन ना बहादुर साइकिल साफ करना भूल गया। अब तो लो आया, देखा साइकिल को साफ किया नहीं, छूट गया, भूल गए। तो भूल जाना क्या हुआ, डंडा उठाया मार रहा है। लेकिन उसकी मम्मी वहीं पे साइड में थी, वो बस उसकी मम्मी बोली थी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मतलब उसके पास भी नहीं जाती थी, वैसे दिखाने के लिए सिर्फ बोलती थी क्या छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और ऊपर से उसका बेटा किशोर जो था डंडा से बहादुर को मार रहा है। रात को जब कवि आया तो बहादुर उड़ते उड़ते बोल रहा है कि हम जो है किशोर भैया का काम नहीं करेंगे। हमको गाली देता था तो चलने वाला था, लेकिन आज मेरे पिताजी को गाली दिया, सुअर का बच्चा बोला है हमको, इसलिए हम इसका काम एक भी नहीं करेंगे। कवि भी उल्टा क्या कर दिया, नौकर जो बहादुर था उसी बच्चा को डांटना शुरू कर दिया। क्या हो गया, वो मान लीजिए किशोर भैया हैं, बड़े हैं, तुमको डांटी देगी तो क्या हो गया, तुम भी घर के बच्चा ही हो ना। और तुम जो टाइम पे काम कर दोगे तो एक चीज बताओ, डांटेगा क्यों? डांटेगा वो, तुम टाइम पे काम क्या करो। अरे दूसरे घर में जाके देखो नौकर सबका क्या होता है, आपको उसको तो घर में जो है ना भरपेट खाना नहीं मिलता है। तुमको क्या नहीं दिए हुए हैं, दे रहे हैं तुमको खाने के लिए, तो कम से कम काम पूरा टाइम पे होना चाहिए। अब बहादुर करता तो करता क्या, चुपचाप सुनता रहा। फिर क्या हुआ, वहां से चले गया, हाथ मुंह धोया, काम काज फिर से करने लगा, वही हंसता मुख जो है लेके फिर रात में सोने के लिए चले गया। कुछ दिन बाद जो है कवि की पत्नी निर्मला जो है ना अपने पड़ोसी के यहाँ गया हुआ था, तो वहाँ पे औरत है तो औरत ही ना, तो दूसरी औरत उसको सिखा दिया कि तुम रोटी जो पतली बनाती तो अपने नौकर को भी देती हो। अरे नौकर सबका ना आदत बिगड़ जाते रहता है, निर्मला ऐसा करना ना कि तुम अपना रोटी बना लेना, नौकर को मत बनाने देना, उसको पतला पतला खाने का आदत लग जाएगा ना तो उसकी पूरा आदत बिगड़ जाएगा। उसी रात निर्मला अपने पति और अपने बेटे के लिए रोटी बना ली और वहां से घसक गया। फिर बहादुर देखा, उसका मुंह लटक गया कि हमको रोटी तो दिया ही नहीं। फिर बोलते निर्मला के क्या हुआ रे, मुंह क्यों लटका हुआ है, चल चुपचाप अपना रोटी बना। तुम क्या समझता है कि हम पतली पतली और नरम नरम रोटियां तुमको बना के खिलाएंगे? तू कोई घर का लड़का है, नौकर है ना, हर जगह नौकर जो अपने बना के खाता है, तो जाकर बना के खाओ अपने से। लेकिन वो बच्चा बहादुर वहीं पे खड़ा था, सिर झुका के सुन रहा था। तो उसको और गुस्सा चढ़ गया कि जवाब नहीं दे रहा। वो क्या की निर्मला ने 2-3 थप्पड़ उसको जड़ दी। अब बोला सुअर कहीं के, जाकर अपने से रोटी बनाओ। इसी सब रीजन से ना तुमको ना मेरा बेटा जो है ना कुछ किशोर जो है ना मारते रहता है। लेकिन उसे रात में बहुत दुख हुआ, तो रोटी नहीं बनाया, नहीं खाया और सो गया। फिर सुबह उठा, वही अंदर से जो दुख, लेकिन चेहरे पे मुस्कान लिए, अंगीठी जलाया और कैसे भी करके मोटा मोटा करके रोटी तो बना नहीं, लेकिन कैसे भी करके बना के वो जो है रात का सब्जी था वो ला के खाया। अब क्या था, निर्मला का भी हाथ खुले गया था उसको मारने के लिए। उसका बेटा तो सुबह से मारता था और कभी भी इसका साथ नहीं देता था। तो मतलब कुछ भी रीजन होता था हमेशा उसी को तीनों मिलकर डांटते रहता था, कुछ भी काम गलती हुआ डांटते रहता था। मतलब हर दिन का उस लोग का किचकिच होना शुरू हो गया। एक दिन की बात है, रविवार को मेरी पत्नी के रिश्तेदार आया, हम भी बहुत खुश हुए थे और बच्चा उच्चा भी सब आया हुआ था, एकदम खुशहाली का माहौल था। हम भी गए बाजार से रेहू मछली ले आए, देहरादूनी चावल ले आए, सब कुछ पक रहा है, बन रहा है और एकदम हंसी मजाक हो रहा है। उसी बीच जो रिश्तेदार आए हुए थे वो बोला कि मेरा 11 रुपया यहाँ पे साड़ी के खूंट पे बंधा हुआ था, चारपाई पे रखे हुए थे, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। तो आप लोग देखे कहीं पे? तो सब बोलते क्या, नहीं हम तो नहीं देखे, सब ढूंढने लगा, नहीं हम लोग तो नहीं देखे। आपके घर का जो नौकर है वो 2-3 बार इधर आया हुआ था, उसको बुला कर पूछिए तो क्या पता मेरा पैसा लिया होगा वो। नहीं वो ऐसा बच्चा नहीं है, कभी बोला। रिश्तेदार ने कहा, यू डोंट नो, दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट।
बहादुर इधर आओ, तुमने पैसा लिया इन लोगों का? नहीं बाबूजी, हम क्यों लेंगे पैसा? अगर हम पैसा लेते तो आप लोगों को बता देते, हमको लेना रहता तो आप लोगों से पूछ के लेते हैं कोई भी चीज। उसी में जो है ना आपको उसकी जो रिश्तेदार की पत्नी आ गई थी न, वो बोलती है क्या, देखो 2-4 रुपया तुम ले लेना, अगर तुम हमारा पैसा लिए हो 11 रुपया तो तुम हमको बता दो, तुमको हम घूस के तौर पे 2 रुपया दे देंगे एक्स्ट्रा, ठीक ना, लेकिन तुम ही लिए हो बताओ, नहीं तो तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं लिए हम पैसा, आप लोगों को कैसे बताए? लेकिन इतने में कवि को गुस्सा चढ़ गया, कवि एक तमाचा उसको जड़ दिया। क्या लगता है हमारे रिश्तेदार सब झूठ बोलेंगे? हैं, तुम पैसा लियो तो बता दो। उतने में निर्मला को भी गुस्सा चढ़ गया, वो भी 2-4 तमाशा उस बच्चा को जन मार दिया। वो ना करता ही रह गया कि बाबूजी हम नहीं लिए हैं, माताजी हम नहीं लिए, लेकिन कोई भी इसका बात नहीं सुना। उसके अगले दिन जब कवि ऑफिस से आया तो देख रहा है कि पूरा घर में सन्नाटा है। क्या हुआ, क्या बात है? बहादुर भाग गया। बहादुर भाग गया? कैसे भागा? आज ही सुबह में क्या हुआ था कि आंगन में वो सिलबट्टा लेके जा रहा था, लेकिन सिलबट्टा जो उससे छूट गया, 2 टुकड़ों में बट गया। अब उसको डर हो गया था उसके अंदर, जिस कारण से क्या हुआ कि वो भाग गया कि माता पिता उसको मारेंगे। अरे हम थोड़े ना मारते उसको, मेरा बेटा ही था ना वो। कभी बोलता है कुछ लेके भी गया है, यही तो अफसोस है कि कुछ लेके नहीं गया। वो कपड़ा जूता बिस्तर जितना भी चीज है सब कुछ छोड़ के चले गया। कहीं देखो तो पैसा वैसा भी लेके गया, कुछ भी नहीं लेके गया। इसी बात का तो दुख है। अब उसकी पत्नी का देखिएगा बोली कैसे चेंज हो जाता है। वो बोलता है क्या, जो मतलब वो रुक जाता ना, 2-4 रुपया हमसे मांगता था हम दे देते, इसे थोड़ी जो नहीं देते। उस पर कभी पूछता है कि वो 11 रुपया जो रिश्तेदार का था उसका पता चला कि नहीं कुछ? उसकी पत्नी कहती अरे उसका चोरी थोड़े ना हुआ था वो पैसा, वो रिश्तेदार सब तो मेरा जो है ना वैसा ही, हम तो उसको बचपन से जाते। किसी बार आएगा तो बोलेगा कि रास्ते में गुम पैसा हो गया, किसी बार बोलेगा घरे में छोड़ दिए पैसा। वो सब तो खुद पैसा नहीं लेके आया तो वो सब तो रच रहा था कैसे कि इसके नौकर को देखते हैं कितना सच है कितना झूठ है। उसका बेटा जो किशोर था वो उतने में आके बोलता है कि अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता ना तो मैं उसको पकड़ लेता, कभी जाने नहीं देता, उससे माफी मांग लेता, कभी नहीं मारता उसे। और ये सब बड़ा अफसोस कर रहा था, कभी भी बड़ा अफसोस कर रहा था। पूरे शहर में छान मारा लेकिन कहीं पे भी नहीं मिला, और बोल रहा था कि ऐसा नौकर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। और निर्मला आंखें पे जो है ना आंचल लेके रोने लगा। कभी बोलता हमको क्रोध आया लेकिन गलती मेरा भी था, तो हम जो है ना उस पर कुछ नहीं बोले और अफसोस करने लगे। अब बैठ के सोचने लगे क्या इंसान था, लेकिन हम लोग उसके रहते कदर नहीं किए, अब उसका कदर आ रहा है। अगर वो चोर रहता तो कम से कम कुछ पैसा उसका कपड़ा लेके भागता, लेकिन वो चोर भी नहीं था। उसने उतना दिन काम किया मेरे यहाँ, लेकिन एक भी पैसा लेके नहीं भागता। पैसा लेके भागता तो हम लोग को ज्यादा अफसोस नहीं होता, लेकिन वो खाली हाथ चले गया। यही पे पूरा समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। जित जित मैं निरखत हूँ के लेखक पंडित बिरजू महाराज है, और यह कोई कहानी नहीं है जबकि एक साक्षात्कार अर्थात का इंटरव्यू है। जब कवि बिरजू महाराज बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं तो उनका ही एक स्टूडेंट उनसे इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और पूछते हैं अपने ज़िंदगी के बारे में बताइए, तो वही उनका पूरा साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू इस चैप्टर में दिया हुआ है। उसका जन्म की बात करें तो आपको लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 को हुआ था, और वो भी अच्छे घराने में, और उतना ही नहीं रिहायशी कॉलोनी में ये रहता था जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहता था। इनका जो खानदानी बिजनेस था वो आप कथक सिखाने का था, उसका दादा परदादा से आते जा रहा था। तो उसके जो पिताजी भी थे तो वो आपको कथक सिखाते थे जगह जगह जाकर, और कथक अपने आप में सबसे ज्यादा कठिन डांस अभी भी माना जाता है। खुशी की बात यह है कि इनके कथक का परफॉर्मेंस आज भी यूट्यूब पे प्रेजेंट है, लेकिन इनका जो ना हाल फिलहाल 2022 में जो है ना मृत्यु हो गई। उस जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा और नवाब सब जो रहते थे अपने दरबार में कलाकार सबको रखते थे, और इनके पिताजी को क्या आता था, कथक सिखाने भी आता था और कथक का बढ़िया डांस भी करने आता था इनको। तो इनके पिताजी बहुत सारे राजा महाराजा के पास गए, लेकिन अंत में आपको लखनऊ से कुछ दूर रामपुर है एक, वहां पे जो है एक नवाब के पास जो है इनके पिताजी रहते थे। इनके पिताजी इनको बचपन से ही कथक नृत्य सिखाना शुरू कर दिए थे, और जब पिताजी रामपुर नवाबों के पास से घर आते थे तो इनको पढ़ाते भी थे, और जब जाने लगते थे तो 1 सप्ताह का होमवर्क दे देते हैं। लेकिन बिरजू महाराज भी इतना इंटेलिजेंट थे बचपन से ही कि 1 सप्ताह का होमवर्क 3 दिन में समाप्त कर लेते थे, और मम्मी को बैठा देते थे सामने और बोलता था मम्मी सुनो, और 1 सप्ताह का जो होमवर्क था वो आपको सुना देते था मम्मी के सामने। और थोड़ा बहुत गलती हो जाता था, बच्चा था तो उसकी मम्मी समझा देते था बेटा यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। और तब से ही वो पहला गुरु अपने मम्मी को माना। फिर जब उनके पिताजी दोबारा आते थे तो उनके पिताजी तबला बजाते रहते थे और अपने बेटा को बोलते थे तुम नाचो। एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, कितना देर नाचता, 1 घंटा 2 घंटा हो गया नाचते नाचते नाचते, पसीना टप टप चूने लगता था। फिर भी पिताजी बोलता था डांस करते रहो तो करते रहो, और बेचारा बच्चा जो डांस करते रहता था।
पिताजी का ऐसा मानना था कि हम इसको इतना रियाज करवा देते हैं ना कि भविष्य में जाकर इसको कभी सीखना ना पड़े या कोई इस पे जो है ना उंगली ना उठा सके। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो जब बेटा को देखती थी पसीना टपक रहा है फिर भी नचा रहे हैं इनके पिताजी, तो आती थी और कहती थी आपको जरा भी दया नहीं आता है, अरे आपका ही लड़का है ये, हाँ नाचा 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया, अब क्या मतलब नचाते नचाते इसको मार ही डालिएगा। और उसके बाद क्या करती थी वो लेके चली जाती थी। एक दिन की बात है जब पिताजी जो है ना रामपुर नवाबों के दरबार में जाने लगे, तो हम भी जिद कर दिए, नहीं हमको पापा जाना है जाना है जाना है, क्योंकि छोटा था तो बोला कि हमको जाना है, जिद कर दिया पूरा पूरा। बोला तुम कहाँ जाओगे बेटा, नहीं जाओ, नहीं हमको जाना है जाना है, कैसे भी जाना है आपके साथ जाना है, हमको राजा महाराजा के नवाब देखना है तो देखना है। तो फिर वो अंतिम में क्या किया, उसके पिताजी बोला ठीक चलो तब साथ में। जब नवाबों का नजर इस छोटा सा बच्चा पे पड़ा तो उसको बुलाया अपने पास, बोला क्या नाम क्या है तुम्हारा, तो बोला बिरजू। नाचते हो नृत्य करते हो, राजा यूं ही मतलब पूछ लिया तो बोल दिया हाँ हम नाचते हैं। राजा को विश्वास नहीं था कि इतना छोटा बच्चा डांस क्या करेगा, फिर भी बोला तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं तुम डांस करो। इतना सुंदर डांस किया, इतना सुंदर डांस किया छोटा सा बच्चा कि राजा का मन मोह लिया और इतना खुश हुआ कि आदेश दिया कि आज से इनका खाना पीना रहना जितना भी खर्चा होगा वो राजकोष से दिया जाएगा और यह बच्चा आज से यहीं पे रहेगा, यह मेरा आदेश है। राजा का आदेश था, कौन टाल सकता था। लेकिन इसके पिताजी को बहुत दुख हुआ कि हम कहाँ बच्चा को घुमाने लाए थे, ये बच्चा कहाँ फंस गया। हाँ पढ़ने लिखने का उम्र अभी पढ़ता लिखता, उसके बाद अभी ज्यादा उम्र हो जाता, बड़ा हो जाता, फिर आता, फिर तो इसको यही सब काम करना ही है। लेकिन अभी जो मान लीजिए यहाँ पर राजा महाराजा राजघराना मरेगा, पढ़ाई लिखाई इसका पूरा चौपट हो जाएगा, इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, हे बजरंगबली, अब क्या होगा अगर राजा साहब हमारे बेटा को छोड़ देंगे ना तो आपको 1.25 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे। अपने ही मन में मनो वो बोलने लगा। राजा का आदेश था, लेकिन 2-4 दिन बाद पता नहीं राजा के मूड में क्या चेंज आया क्या नहीं। एक दिन इनके पिताजी को बुलाया, बोला पंडित जी इनको घर ही लेके जाइए, अभी छोटा बच्चा है, अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, पढ़ेगा लिखेगा, बाकी बड़ा हो जाएगा ना तो फिर तो यहाँ पे आना ही है। उनके पिताजी पर बोले हाँ महाराज। उनके पिताजी तो यही चाहता ही थे कैसे भी मेरा बेटा यहाँ से चले जाए। पिताजी इनको जो है लेकर तुरंत जो है लखनऊ अपने घर आ गए और अपने नहा धोआ के मंदिर चले गए और 1.25 रुपए का लड्डू सबसे पहले जाके चढ़ा दिए। आगे कभी बिरजू महाराज का ही एक दोस्त था जो कि आपको बिरजू महाराज के ही साथ जो है कथक सीखता था, इनके पिताजी ही सिखाते थे। और कभी भी बिरजू महाराज के पिताजी को जो निमंत्रण कहीं से आता था तो डांस सबका या प्रोग्राम सबका तो इन्हीं दोनों को लेके जाता था। हाँ अपना ही बेटा था, लेके चले जाता था और डांस इतना अच्छा सिखाया था, इतना अच्छा डांस करता था और इतना अच्छा पैसा मिलता था, खूब पैसा मिलता था इन दोनों पे। तो ये क्या करते थे, इनके पिताजी पूरा पैसा अपने पास रख लेते थे। ये दोनों जब बड़े हो गए तो पूरी शिक्षा जब कंप्लीट हो गई तो बिरजू महाराज के पिताजी ने कहा कि अब तुम दोनों को 500 रुपया देना पड़ेगा तभी हम गंडा बांधेंगे। अर्थात गंडा बांधना उस जमाने में एक तरह का बोल सकते कि सर्टिफिकेट होता था कि तुम मेरा स्टूडेंट हो, तो वही उसको बोलता था गंडा तब बांधेंगे हम। उस जमाने का 500 आज के 5 लाख के बराबर है, तो सोचिए वो सब कहाँ से लाता। लेकिन फिर भी बोला ठीक है कोई दिक्कत है, हम लोग आपको देंगे, पक्का देंगे। संजोग से पहली बार पर्सनली बिरजू महाराज को निमंत्रण मिला। अभी तक तो ये अपने पिताजी के साथ जाते थे लेकिन थोड़ा बहुत लोग इनको जानने लगे हुए थे, तो जिंदगी में पहली बार दोनों अकेले गए थे। तो जब वहां गए और डांस करना शुरू कर दे, वो ताली की गड़गड़ाहट, पैसे की बारिश, इतना पैसा पड़ा कि वो घर आके दोनों जो है पापा को 500 रुपया दे दिया। पिताजी भी बड़े खुश। अब बिरजू महाराज भी सोच ही रहे थे कि पापा भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, घर तो बढ़िया से चलेगा, एकदम मजा आ जाएगा, घर उड़ भी खरीद लेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद इनके पिताजी चल बसे। बदकिस्मती देखिए कि उस दिन क्या था, जिस दिन उसके पिताजी मरे 1 भी रुपया नहीं था उसके घर में। सबसे बड़ी समस्या आ गई तो अंतिम संस्कार कैसे होगी, पैसा तो है नहीं, यहाँ तक कि कफन खरीदने का भी पैसा नहीं बचा था उस टाइम। फिर भी कैसे भी करके अपने चाचा शंभू महाराज से कुछ पैसा लिए और अंतिम कामकाज संपन्न किए। लेकिन पता नहीं इनके पिताजी की मृत्यु के बाद भगवान इनसे रूठ गया था या बदकिस्मती बोलिए कि इसके पास उसके बाद एक भी प्रोग्राम नहीं आया। पैसे तो थे नहीं तो कभी दुकान से उधारी, कभी चाचा से उधारी ले लेते थे, कभी अगल से कभी बगल से, मतलब पैसा ले लेके कैसे भी घर चलाते थे। लेकिन कितना दिन ऐसी कर्जा ले लेके चलाएगा। एक टाइम ऐसा आ गया कि इसको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया। एक तो सर पे कर्ज इतना, दूसरी तरफ पति के शोक में डूबी इसकी माँ भी बीमार रहने लगी। एक और डर उसकी मम्मी को सताने लगा कि हम आज हैं कल रहेंगे कि पता नहीं, मैं अगर मर गई तो अपने बेटे का शादी नहीं देख पाएंगे। औरत जात क्या करेगा, माँ रहती है, सबसे ज्यादा उम्मीद रहता है कि बेटा का शादी कम से कम देख ले फिर मरेंगे। अच्छा होगा कि अपने बेटे का शादी मरने से पहले देख लेते तो कितना अच्छा होता। एक दिन उसकी माँ जो है ना अंततः बोल ही दी कि बेटा हम लड़की देख लिए हैं, तुमको शादी करना पड़ेगा।
मम्मी तुम तो देखती हो घर पे कर्जा कितना है, घर गिरवी को रखने के लिए आ गया, खाने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी तुम बोलती हो कि शादी कर लेने के लिए। हम कुछ नहीं जानते, तुमको शादी करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। बिरजू महाराज अपनी माँ का एक भी बात नहीं काटता था, क्योंकि उसका पहला गुरु अपने माँ को ही माना हुआ था और आज तक वो एक भी बात नहीं काटा था। तो ये बात कैसे काट लेगा? फिर भी कैसे भी कर्जा उर्जा लेके अपना विवाह शादी किया। फिर क्या हुआ? कहते हैं ना कि घर में आई लड़की जो है लक्ष्मी के समान होती है। ठीक दूसरे दिन बिरजू महाराज को एक प्रोग्राम मिल गया। जब प्रोग्राम देने गए तो एक ही प्रोग्राम में उसको इतना पैसा मिल गया कि एक ही प्रोग्राम से पूरा का पूरा कर्जा समाप्त हो गया। वो भी बहुत खुश हुआ कि कम से कम कर्जा तो समाप्त हो गया, अगर दोबारा हम चाहेंगे तो दुकान वाला साहब ले सकते हैं राशन। इतने में ही दूसरे दिन भी एक प्रोग्राम आ गया इनको। फिर क्या था, वो पीछे उलट के कभी नहीं देखे, एक के बाद प्रोग्राम एक के बाद प्रोग्राम आते गया, कभी भी इसकी जिंदगी में बंद नहीं हुआ। फिर जब पैसा आना शुरू हो गया तो सबसे पहले वो एकदम आलीशान महल बनाया। उसके बाद क्या कुछ दिन बाद एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद लिया। चलाने तो इसको साइकिल नहीं आता था, लेकिन खरीद लिए थे। तो एक दिन इसे ही सीखने के लिए गए तो किसी को धक्का मार दिए। फिर उस दिन बोला अब हम नहीं साइकिल चलाएंगे। और जब इसका नाम पूरे इंडिया में फैल गया था तो इन्होंने बड़े बड़े शहरों में जो है आपको नृत्य कला खोल दिए, और जितने भी इनके स्टूडेंट थे उनको सबको जो है जहां के थे वही का नृत्य कला उन लोग को सौंप दिया गया। बोला कि तुम लोग को चलाओ और अच्छे से चलाओ। तो इनके हजारों शिष्य में से एक शिष्या थी रसीम वाजपेयी। वो आई थी और इंटरव्यू ले रही थी कि बताइए अपने जिंदगी के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने जीवन के बारे में कि कैसा आपका जिंदगी था। और वो बताते गए और ये इंटरव्यू की तरफ पूछते गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया साक्षात्कार। वो कहते हैं कि जब हम स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए जाते थे और हमको चेचक हुआ था तो हम इतना मेकअप कर लेते थे कि चेचक का पता ही नहीं चलता था, और हम जब स्टेज पर चढ़ते थे तो कोई पहचान ही नहीं पाता था कि पंडित बिरजू महाराज ही है। और इस लगन से हम डांस करते थे कि किसी को जो है हमारे चेचक पे नजर ही नहीं जाता था, सब हमारा डांस देखते थे। और यहीं पे पूरा ये खत्म हो जाता है। मछली चैप्टर के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। इनका जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1937 बताया जाता है राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ में, और ये जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे थे। उनका पहला कविता संग्रह की बात करें तो लगभग जय हिंद बताया जाता है। उसके बाद वो बहुत सारे कृति लिखे हुए जिनमें से कुछ फेमस है। वो आदमी नया गर्म कोट कर पहन कर चले गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज, पैर पर कपड़ा, महाविद्यालय, जैसे बहुत सारे कविता संग्रह सब लिखे हुए हैं। इनका जो नौकर की कमीज है उनपे एक मूवी भी बन चुका है। उसके साथ साथ 1992 में इसको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिल चुका है। 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिल चुका है, और 1990 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। और यह जो मछली चैप्टर लिया गया है उनका एक कहानी संग्रह महाविद्यालय से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के जितने भी लोग हैं उनसे मिल लीजिए। पहला तो कवि लेखक अर्थात जो सब कुछ बोलेगा। दूसरा उनका छोटा भाई जिनका नाम संतू बताया जाता है, और उसका एक नौकर जिसका नाम भग्गू बताया जाता है। उसके साथ साथ आपको लेखक के मम्मी पापा और उसकी एक दीदी है उसको भी देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। एक दिन की बात है, मैं, पिताजी और मेरा छोटा भाई संतू था, उसके साथ हम लोग बाजार गए मछली खरीदने के लिए। पिताजी जब मछली खरीद रहे थे ना, एक तो मछली उसी टाइम मर गया, लेकिन 2 अभी बचा हुआ था, जिंदा था मछली। तो मैं और मेरा छोटा भाई जो है मछली लेके घर आ रहे थे, उसी टाइम जो धड़ाधड़ बारिश शुरू हो गया। दौड़ते हुए हम लोग जो है एक पतली सी जो है गली थी उसमें घुस गए। इस गली से जो है घर नजदीक पड़ता था, और दूसरा रास्ता था ना तो उसमें जो है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ था, तो हम लोग उस रास्ता से नहीं गए। और दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लग रहा था कि मछली बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। और मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, और बगल में जो कुआं है ना कुआं में डाल देंगे, और जब खेलने का मन होगा तो कुआं में से निकाल लेंगे, फिर खेल लेंगे, फिर मछली दे देंगे उसमें। साथ ही हम झोला को जो फैला दी ताकि जो बूंद जो है उसमें पड़ेगा तो मछली जिंदा तो रहेगा कम से कम। अब मेरा छोटा भाई जो संतू था भीगने से बचने के लिए वो एक मकान के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन अंततः जो है हम दोनों बुरी तरीके से भीग गए। लेकिन हम मछली को जो है कस के पकड़े हुए थे कि कहीं वो उछल के कहीं तालाब उलाब में भाग न जाए। उसके बाद जब हम लोग घर आए तो एक बाल्टीन लिए, बाल्टीन में पूरा पानी भरा हुआ था, तो हम क्या कर दिए उसको खाली कर दिए ताकि जो मछली भाग न जाए उड़ के। और उसके बाद जितना भी तीनों मछली था वो हम उसमें दे दिए। हम लोग इसमें से पानी आधा इसलिए निकाल दिए क्योंकि एक बार जो भरा हुआ था ना पानी, एक छोटा सा मछली क्या हुआ था कि बाथरूम के जो नाला रहता ना उसमें घुस गया था। हम लोग हाथ से निकालने का बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं निकला। हाँ, दीदी बता रही थी कि ये जो आपको नाली जा रहा है वो आपको बड़ी वाली नाली मिलेगा। उसके बाद जो है ना आपको एक 3 मील के दूर में मोहरा नदी है, उसी में ये जो है ना नाली चले जाती है। तो खोज कर भी कोई फायदा होने वाला नहीं क्योंकि वो मछली जो है ना मोहरा नदी चले गया होगा। मैंने संतू से कहा अपन ना ये जो ऊपर वाली मछली है ना पिताजी से मांग लेंगे। संतू भी सिर हिला के कहा अच्छा हाँ। वो संतू जो था बच्चा था लेकिन वो जो है प्यार से मछली को देख रहा था लेकिन टच नहीं करना चाहता था क्योंकि वो डरता था कि कहीं काट ना ले मछली हमको। हम एक मछली को टच किए तो उसको भी बोले कि तू भी छू कर देखना, तो बोलता है नहीं नहीं काटेगी हमको।
मैं तो छू रहा हूँ, मुझे कहाँ काटती है ये मछली नहीं काटती है। लो तुम भी छू कर देखो। ये संतू जो है धीरे धीरे डरते डरते एक उंगली जो है टच कर दिया उस पे, उसके बाद डर के फिर से छिप लिया हो। अरे डरता क्यों है? फिर हम क्या किए, एक मछली को जो है गोदी में उठा लिए, लेकिन फिर से जो हम पानी में उसको दिए ना तो एकदम वो छलमलाया। छलमलाने के कारण जो है कि उसका छींटा जो है हम लोग पे पड़ गया, लेकिन संतू इतना डर गया कि फिर वो पीछे भाग गया। नीचे जो मछली मर गई हुई थी उसके आंखों में अपना परछाई देखने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दीदी एक बार हमको बताई हुई थी कि जितने भी मछली मर जाते हैं ना उसकी आंखों में देखना तुम परछाई, तुम्हारा परछाई नहीं दिखेगा। फिर जो मरा हुआ मछली था ना उसको हम बाल्टी से निकाल लिया, नहान घर के फर्श पे जो रख दिए और 2-3 बार उसके पूंछ को पकड़ के हिलाए, लेकिन कोई हरकत नहीं हुआ क्योंकि मरा हुआ था। संतू इतना दूर क्यों बैठे हुए? आओ ना इसके पास में बैठ के देखो, क्या पता तुम्हारा जो है ना परछाई इसके आंखों में दिखता होगा। एक बार देख के देखो तो। मेरे कहने पे तो वो थोड़ा पास आकर बैठ गया, लेकिन जो है मछली के आंख में नहीं देख रहा था। हम बताए भी थे कि दीदी बोली हुई थी कि मछली के आंख में देखने से ना आदमी की परछाई नहीं दिखाई देती है मरी हुई की, तो तुम एक बार देख के देखो ना अपने से। लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं था, पता नहीं डर रहा था कि क्या हो रहा था। वो कुछ सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था, शायद थोड़ी जान बची हुई है। ऐसा करो संतू तुम दीदी को बुला के ले आओ। थोड़ी देर बाद संतू लौट कर आया तो बोला कि दीदी तो सो रही है। हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि आज तक तो वो दिन में नहीं सोती है, पता नहीं आज दिन में क्यों सोई है। अच्छा माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मम्मी मछली के लिए मसाला पीस रही है? मतलब मानो हम तो दुखी से मर ही गए थे। उस पे संतू भी भोलेपन से पूछ ले, भैया मछली आज ही कट जाएगी? हमने भी बोला हाँ, क्योंकि हम दोनों चाहते थे कि कम से कम मछली को 1-2 दिन रखे और उसको कुआं में रखे, उसके साथ खेले कूदे, लेकिन उस सबको बहुत दुख हुआ कि मछली आज ही कट जाएगा। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा रखा हुआ था। हाँ वो पाटा जो था आपके ड्रम के पीछे रखा रहता था हमेशा, जिस दिन मछली आता था उस दिन उसको निकाला जाता था। उस टाइम तक तो पानी भी गिरना बंद हो गया था। घर का नौकर ही मछली काटा करता था, बाकी खाने का बात करें तो पिताजी ही खाते थे घर में, और किसी को भी हिदायत भी नहीं था खाने का और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था खाने में। नौकर भग्गू को जैसे ही पता चला कि घर में मछली आया हुआ है, वो नहान घर से जो है ना अपने अंगोछे में 3 मछली लेके आ गया। फिर हम घर जाके देखे तो दीदी करवट लिए लेटी हुई थी। हमको लगा सोई हुई है, तो हम जो छोटे भाई को भी बुला लिया, आ जाओ दीदी सोई हुई है। लेकिन जैसे ही संतू आया तो दीदी जग गई। लेकिन हम लोग को तो पहले देखी गीला कपड़ा में तो बहुत नाराज हुई, फिर आपको प्यार से समझाने लगी। फिर दीदी ने आपको संतू को नया नया कपड़ा एकदम बहुत अच्छे तरीके से पहना रही थी, लेकिन मैं जो अपने से पहन रहा था तो दीदी बोली कि धोबी का धुला हुआ है वही पहन लो। फिर दीदी निकाल के दी तो हम भी नया कपड़ा पहन रहे थे। फिर संतू को जो बड़े बड़े बाल थे ना तो उसको तो दीदी टॉवेल लाई, उसके बाद उसको पोछी पूरी तरीके से, उसके बाद उसके जो बाल में तेल सब लगाई। और जब दीदी संतू को बाल सवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। फिर दीदी को हमने कहा कि दीदी आज मछली आई है, 3 है, शायद एक मर गई है, उन्हें अभी भग्गू जो है काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, लेकिन फिर कही कि जब जाने लगोगे तो दरवाजा बाहर से बंद कर देना, मेरा तबीयत खराब है और कोई भी हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। पता नहीं दीदी क्यों अजीब तरीके से इसे कर रही थी। फिर मैं और मेरा छोटा भाई संतू जो है आराम से दरवाजा बंद किए और निकल गए। पता नहीं दीदी ऐसा क्यों बर्ताव कर रही थी हम लोग के साथ। लेकिन फिर हम लोग जो है बैठ गए और एकदम भग्गू जो काट रहा था मछली को वो काटना देख रहे थे। फिर जो नौकर भग्गू था वो मछली को 2-3 बार जोर जोर से पटका। उसके बाद जो मुर्दा मछली बचा हुआ था उसके शरीर पे राख लगा दिया, अब पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। हम लोगों को तो बहुत दुख हो रहा था कि सोचे हुए थे कुछ और देखो मछली कट रही है। इतने में ही मेरा छोटा भाई जो संतू था वो एक मछली पकड़ा और लेकर भागना शुरू कर दिया। भग्गू जो था उसके पीछे भाग रहा था, अरे रे कहाँ लेके जा रहे हो। लेकिन हम वहीं पे खड़े रहे। उसी टाइम ना मैंने दीदी के कमरे से ना एकदम सिसकिया, थोड़ा थोड़ा रोते रोते का आवाज नजर आया। तो हम जाके देखे कि दरवाजा खोल के क्या हो रहा है, तो दीदी सच में जो पहनी हुई थी साड़ी उसको जो है ना पूरा सर तक ओढ़ रही थी, करवट इधर से इधर सिसक रही थी, रो रही थी, पता नहीं क्या था। और जब दीदी जो है हिचकिया लेती थी तो उसका पूरा शरीर सिहर उठता था। हमको ना अंगोछे में रखा हुआ मछली याद आ गया। वो मछली भी उसी तरीके से तड़प रही थी और चाहती थी कि कैसे भी हम को पानी में दे दिया जाए या तालाब में दे दिया जाए ताकि हम जिंदा रह जाए। उसी तरीके से पता नहीं दीदी भी रो रही थी, तड़प रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भग्गू और संतू अभी तक नहीं आए थे, तो जब हम जाके देखे तो एकदम पूरा कुएं के पास जो है ना पूरा दोनों लटपट है। भग्गू जो है ना छीनने का मछली कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है नहीं दे रहा था उसको। भग्गू को डर था कि अगर हम मछली को नहीं बनाएंगे, इससे नहीं लेंगे, ये कुआं में डाल देगा ये बच्चा, तो इसके पिताजी तो आएगा तो हमको बहुत डांटेगा। इस डर से वो जो छीनने का कोशिश कर रहा था। तब तक शायद पिताजी भी आ गए थे घर और उसका जोर से चिल्लाने का आवाज आ रहा था। हम लोग तो चौंक हो गए। फिर जब हम तीनों आदमी घर आए थे एकदम पिताजी पूरा गुस्सा से दरवाजे पे टहल रहे थे। माँ शायद अंदर थी, दीदी को चुप करा रही थी, पता नहीं क्या था क्या नहीं। मुझे लगा कि पिताजी फिर से दीदी को मारा है। दीदी की सिसकियां हमें अभी तक भी सुनाई दे रहा था।
जैसे ही भग्गू बाहर से आया, पिताजी दहाड़ के बोला, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़ देना, बाकी जो होगा हम बाद में भुगत लेंगे। एक्चुअली ये लड़का नरेन है, वो आपको दीदी का लवर था और पिताजी इस दोनों को पहले भी देख लिया हुआ था और इस बार भी देख लिया था, इसलिए जो पिताजी अपनी बेटी को बहुत मारा और बोल रहा था कि नरेन अगर घर में घुसे तो उसको मार के फेंक देना, हाथ पैर तोड़ देना, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। भग्गू जो उसका नौकर था चुपचाप जो है सिर हिला के चले गया। संतू तो चुपचाप सहमा हुआ था, कीचड़ से उसके सफेद जितने भी कपड़े थे पूरा का पूरा खराब हो गया था, बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी मिट्टी लग गई थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों का गंध आ रही है, फिर जो पानी भरा हुआ था वहाँ पे पूरा हम लोग फेंक दिए, उस कारण से पूरे घर में मछली का एकदम गंध आ रही थी और यहीं पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। नौबत खाने में इबादत चैप्टर के लेखक यतीन्द्र मिश्र है। इनके जन्म की बात करें तो 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश बताया जाता है और यह जो चैप्टर है ना आपको व्यक्ति चित्र है, मतलब कि एक आदमी जो बिस्मिल्लाह खां है उसके बारे में पूरा चैप्टर है कि उसका बचपन कैसे बीता हुआ था, उनके परिवार में कितना लोग थे, उनके साथ साथ क्या हुआ, हाँ वो कैसे जो है ना अपने आप को जो है ना शहनाई के साथ जोड़े और शहनाई को आपको देश स्तर पर लेके गए और हिंदू मुस्लिम के साथ इसका क्या रिश्ता था, मतलब हर एक चीज ना उसके बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर में जाने से पहले जो है कवि यतीन्द्र मिश्र के बारे में और जान लेते हैं। उनके द्वारा लिखा गया कृति की बात करें तो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ढोरी पर आलाप और गायिका गिरजा पे लिखा हुआ है गिरजा। इसके साथ साथ जो सिंगर गुलजार जी थे उनके कविताओं का संपादन जो है ना आपको यार जुलाहे नाम से किया। एक बात और कि बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से अभी तक वो कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनको 9 पुरस्कार मिला है, जिनमें से भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली की फेलोशिप पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार इसको मिला। उसके अलावा भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हम नौबत खाने में इबादत का अर्थ समझ लेते हैं। नौबत खाने मतलब हो गया म्यूजिक रूम, इबादत करना मतलब हो गया कि भगवान का प्रार्थना करना। इस चैप्टर का नाम नौबत खाने में इबादत इसलिए पड़ा क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खां थे वो आपको सुबह उठ के जो बालाजी के मंदिर के जो नौबत खाने थे वहाँ का जो चबूतरा था वहाँ पर बैठ जाते थे और भगवान का इबादत करते थे और जितने भी आसपास के मंदिर थे वहाँ के उनके शहनाई से ही उन लोग का पट खुलता था। चलिए हम बिस्मिल्लाह खां को आपको बचपन से जानने का कोशिश करते हैं। उनके बचपन का नाम कमरुद्दीन बताया जाता है और उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम शमसुद्दीन। तो बिस्मिल्लाह खां अर्थात कमरुद्दीन जो है अभी सिर्फ 6 साल का है और उनका बड़ा भाई जो उनसे 3 साल बड़ा अर्थात 9 साल का है। इतना छोटा है कि वो तो संगीत के बारे में कुछ जानता ही नहीं कि राग क्या होता है, विराग क्या होते रहता है, लेकिन हाँ इन लोगों का खानदानी बिजनेस यही है, जिस कारण से उसके मामा सब भी जो है ना राजा महाराजा का पास जाके जो है ना आपको शहनाई बजाते थे और शुरू से ही देश के जो है जाने माने शहनाई वादक में किसी का नाम आता था तो सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाह खां के खानदान का नाम आता था। कमरुद्दीन का दिन का ही शुरुआत जो है ना बालाजी के मंदिर के ढ्योरी पर होते रहता था। ये सब बचपन से ही इन्हीं गलियों में जन खेला कूदा रहता था, पढ़ता लिखता था वहीं पे और सुबह शाम जो है ना आपको जाके चबूतरा पर बैठ जाता था और कोई न कोई गाना सब सुनाते रहता था, शहनाई बजता रहता था, तो ये सब सुनते रहता था। कमरुद्दीन के जन्म की बात करें तो आपको बिहार के डुमराव जो है वहाँ पे हुआ था 1916 में। हाँ 5-6 साल तो वहीं पे रहे, लेकिन उसके बाद वो नाना के यहाँ जो है काशी आ गए। जब इनके नाना सब जो है घर पे ही कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस करते रहता था तो ये अब छुप कर देखते रहता था और जब नाना जी उठ के चले जाते थे तो ये जो है आपको चले जाता था और जितना भी शहनाई था ना वहाँ उस घर में उसमें से जो है निकाल के अपने फूक फूक बजाता था। देखता था यार ये तो मीठा आवाज निकल ही नहीं रहा है, नाना जी बजाते थे इतना मस्त लगता था आवाज, हम बजा रहे थे पता नहीं निकल ही नहीं रहा मीठा आवाज। लगता है नाना जी जो मीठी वाली जो आवाज वाली शहनाई है वो कहीं पे रख दिए है। बचपन से ही उनको एक और बहुत बड़ा शौक था फिल्म देखने का। उसमें भी अपनी जो फेवरेट हीरोइन थी सुलोचना, उनका मूवी आता था तो एक भी मूवी उनका मिस नहीं करता था। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसों का टिकट मिलता था। कमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे अपनी नानी से ले लेते थे और उसके बाद फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। उसके बाद उसके फेवरेट हीरोइन जो सुलोचना था उसका एक भी मूवी नहीं छोड़ता था। उसके साथ साथ वो एक और चीज बताते हैं कि हमको जो वहाँ का कचौड़ी बड़ा मजा लगता था खाने में। कचौड़ी में जैसे तेल में देता था छन से जो आवाज निकलता था ना उस क्षण में उसको जो है संगीत नजर आता था, उस क्षण में उसको आरो विरो दिखते रहता था। और कुछ दिन बाद वो जब और बड़े हुए तो उनको जो बालाजी के मंदिर पे शहनाई बजाते थे उनके तौर पे उसको 98 रुपया मिलता था। उसके बाद भी वो 98 रुपया में से 6 पैसा जो है आपको निकाल लेता था और उसके बाद जाता था सुलोचना का मूवी देखने के लिए। वो इतना बड़ा जबरदस्त जो फैन थे उनके।
अब थोड़ा सा जो है ना शहनाई के बारे में जान लेते हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है और ये जो रीड है वो आपको नरकट के घास से बनता रहता है। और नरकट का घास जो है ना आपको डुमराव, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, उसके आसपास का नदी जो रहता है वहीं पे पाया जाता है सिर्फ। इसके साथ साथ रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारा इस शहनाई को फूका जाता है और उससे जो है ना आवाज निकलते रहता है। वैसे शहनाई नाम तो अभी अभी आया है, लेकिन वैदिक इतिहास में इसका नाम नहीं है, जबकि इसको भी संगीत शास्त्रांगत या सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्य मतलब क्या, जिसको फूंक कर जो बजाया जाता है ना उसी को बोलता है सुशिर वाद्य। जबकि अरब देश में फूंक कर बजाने वाली वाद्य जिसमें नारी या नरकट होता है उसको नहीं बोला जाता है, जबकि शहनाई को शाहने अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह बोला जाता है। बोले तो कॉमन वर्ड में कि फूंक के बजाने वाली वाद्य का राजा। आगे वो बताते हैं कि जब वो 14 साल के ही थे ना, उसी टाइम से आपको पुराना बालाजी के मंदिर में जो है ना हमेशा ये प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। और जिस रास्ते से वो जाते थे ना, उस रास्ते में उनकी गायिका बहन जो थी रसूलन भाई बतूलन भाई, उन्हीं के घर से जो है ना जाना पड़ता था। और जब भी इन दोनों बहन को गाते हुए देखता था ना तो इनको बहुत ज्यादा खुशी होता था अंदर से। तो वो बताते भी है कि सबसे पहले हम किसी से इंस्पायर हुए ना तो वही दो बहन जो गायिका थी उन्हीं से, क्योंकि जब भी वो दोनों गाती थी तो हमको अंदर से जो ना आंतरिक खुशी मिलती थी और हमें भी लगता था कि नहीं हम भी गा सकते हैं और ये अच्छी चीज है। बिस्मिल्लाह खां तो मंदिर भी जाते थे, उनका तो ये जॉब था, लेकिन उसके साथ साथ अपने धर्म की भी रक्षा करते थे, अपने धर्म के बारे में भी सोचता था और वो 5 वक्त का नमाज अदा करता था। हमेशा वो 5 वक्त यही गिड़गिड़ा के मालिक से मांगता था कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे हमको। लेकिन कई दशक बीत गए, बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि 7 सुर को बरतने का तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आया, भगवान अभी तक हमको 7 सुर क्यों नहीं सिखाए हैं। तब उसे पता चलता है कि हिरन जिस तरीके से अपने ही महक से पूरे जंगल का छलान मांग लेता है कि भगवान लगता है हमको कोई मारने वाला, वो दौड़ते रहता है। उसको खुद नहीं पता रहता है कि अरे मेरा खुद का शरीर महक रहा है, जिसके रीजन से हमको लग रहा है कि नहीं दूसरा जानवर आके हमको मार रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसी तरीके से बिस्मिल्लाह खां को कई दशक तक लगता है कि भगवान हमको 7 सुर क्यों नहीं सिखाए। अरे 7 सुर आपके अंदर है, अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा तो 7 सुर सीखने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। आगे कवि कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वो है मुहर्रम। मुहर्रम वो महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके जो कुछ वंशज थे उनके लिए शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिन तक वो शोक चलते रहता है और वे बताते हैं कि उनके खानदान में कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिन ना तो कोई शहनाई बजाता है, ना तो किसी संगीत में पार्टिसिपेट होते रहता है। वो अपने धर्म को भी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और जब 10 दिन में 8वां दिन रहता है उस दिन कुछ खास होते रहता है उस सबका। खां साहब क्या करते हैं, उठते हैं, शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर वो पैदल चलते हैं, इतना बड़ा होने के बाद भी। और उस दिन जो है ना आपको खुशी वाला राग नहीं जबकि गम वाला राग बजाते हैं वो। जब वो 8 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं तो सबके मुंह से यही निकलते रहता था कि देखो इनको तो भारत रत्न मिला हुआ है, फिर भी वो अपने धर्म का अभी तक पालन कर रहे हैं और 8 किलोमीटर वो खुद शहनाई बजाते हुए जाते हैं। कितने महान आदमी है। किसी को भी अगर सीखना है कि सादगी क्या होता है तो इनसे सीखे कि भारत रत्न होने के बाद भी अपने धर्म के लिए 8 किलोमीटर अभी भी वो पैदल चलते हैं। आगे वो बताते हैं कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। यह आयोजन हर वर्ष किया जाता है, वो भी आपको संकट मोचन मंदिर में। और यह हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक प्रोग्राम चलता था। इसमें बिस्मिल्लाह खां हमेशा ही रहते थे, भले ही आपको हनुमान जयंती हो, ठीक ना, फिर भी बिस्मिल्लाह खां जो है ना आपको शास्त्रीय संगीत का अपना प्रदर्शन दिखाते रहते थे उसमें। मुस्लिम होने के बावजूद भी जब भी वो काशी से बाहर कहीं पे भी प्रोग्राम करते थे तो सबसे पहले विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर के मुंह के दिशा में जो ना आपको शहनाई बजाते थे, फिर वो प्रोग्राम स्टार्ट करते थे। अक्सर इनसे जो ना इंटरव्यू में पूछ लेते थे तो वो बताते थे क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़ के कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ है, बाबा विश्वनाथ यहाँ है, बालाजी का मंदिर यहाँ है, यहाँ हमारे पूरे खानदान ने कई पुस्तक तक शहनाई बजाई है, हमारे नाना ने तो वहाँ बालाजी के मंदिर के सबसे प्रतिष्ठित शहनाई वादक हो चुके हैं, अब हम क्या करें। अरे मरते दम तक तो ये ना शहनाई छूटेगी और ना ये बालाजी के मंदिर, ना ये काशी छूटेगी। ये जमीन ने हमें तालीम दी है, जहाँ से हम अदब पाए हैं वो कहाँ और मिलेगी। हम तो मरते दम तक ना ये काशी छोड़ सकते ना ये शहनाई छोड़ सकते हैं। आगे कवि कहते हैं कि काशी में अलग तरह की संस्कृति है, आपको अलग तरह का तहजीब है, अलग तरह का बोली है, विशिष्ट लोग हैं, अपने उत्सव है, अपने गम है इनके। काशी में और क्या था तो काशी में बिस्मिल्लाह खां थे। अक्सर समारोह और उत्सव में दुनिया कहती है कि बिस्मिल्लाह खां आए हैं, वो शहनाई बजा रहे, नहीं। बिस्मिल्लाह खां मतलब क्या, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य क्या, बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय क्या, इतना भर कि वो बिस्मिल्लाह खां एक फूंक मारे और एकदम जादुई आवाज निकल जाए। मतलब क्या, शहनाई और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे से अलग करके हम देख ही नहीं सकते हैं।
एक दिन की बात है, इनकी एक शिष्या थी, वो तो डरते डरते ना मतलब आपको बिस्मिल्लाह खां को बोले दिया अंतिम में, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतना आपका प्रतिष्ठा है, इतना लोग आपको जानते हैं, इतना इज्जत देते हैं, हाँ इतना तो छोड़िए आपको भारत रत्न तक मिल गया है, फिर भी आप ये फटी हुई लुंगी पहनते रहते हैं, ऐसा क्यों? धत पगली ने तो हमको सहनाई पे जो है भारत रत्न मिला है कि लुंगिया पे। बाकी ठीक है बिटिया, अब तुम बोल रही हो तो नहीं पहनेंगे, लेकिन हम खुदा से हमेशा अपने मालिक से यही दुआ करते रहते हैं कि फटा सुर न बख्शे हमको। लुंगिया दे दिया फटा तो हम सिल लेंगे आज न कल, लेकिन हमको फटा हुआ सुर ना दे भगवान कभी भी हमको। अब तो बहुत कुछ जा चुका है बिटिया, अब तो वो 2000 वाली बात कहाँ रहा हम लोग का टाइम का, जहाँ पे बर्फ बेचने वाले आते थे, वो मलाई और लस्सा बेचने वाले आते थे, अब ये सब दिखाई देते कहाँ है। हमें तो बहुत याद आती है अपनी बचपन। अब वो घंटे रियाज करने के लिए कौन पूछता है, अब तो कोई प्रैक्टिस करता ही नहीं है। वो कजली चैती अदब का जमाना था, एकदम लोक गीत गाया जाता था, अब तो ये सब जो है ना एकदम लुप्त ही हो चुका है। अंत में बताते हैं कि बहुत सारा चेंज तो काशी में देखने को मिलता है, फिर भी अगर आज भी जाके देख लीजिए काशी, तो काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और संगीत के जो है स्वर के साथ सोती है। अरे काशी में मरना मीना मंगल माना जाता है। अरे काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तामीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने और आपस में भाईचारा के साथ रहने की प्रेरणा देता है। बाकी ये नायाब हीरा 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया से विदा ले लेते हैं और यहीं पे पूरा खत्म हो जाता है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। इनको कौन नहीं जानता है। इनका जन्म की बात करें 2 अक्टूबर 1869 बताया जाता है पोरबंदर गुजरात में, जबकि पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 1883 में उनको कम ही उम्र में उनका शादी हो गया था कस्तूरबा गांधी से, और उसके 5 साल बाद आपको 1888 में आपको लंदन चले गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। जब वो 1915 में भारत लौटे तो देखे भारत का हाल बहुत बुरा था उस टाइम में। तो वो आपको बहुत सारे आपको स्वाधीनता संग्राम के बहुत सारा आयोजन किए, बहुत सारा कार्यक्रम किए, और सबसे बड़ा हाथ है भारत की आज़ादी में तो आपको महात्मा गांधी का है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए सत्य का प्रयोग किए और अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा और हम लोग उनको बापू, राष्ट्रपति और बहुत सारे जो है नाम से उनको पुकारते हैं। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे बुक भी लिखे और पत्रिका भी उनका निकलता था, जिनमें से कुछ है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हरिजन, यंग इंडिया। लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक नई दिल्ली में जो है सरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। इसलिए पूरे भारत में आपको उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाते हैं, जबकि पूरे देश में आपको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, उनका ही जो है ना आपको पत्रिका निकलता था हरिजन यंग इंडिया, उसी में से कुछ कुछ भाग लिया गया है। ये इस चैप्टर में महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमारी शिक्षा क्या होनी चाहिए, और आज सीखना हमारी शिक्षा होनी चाहिए, या हमारी एक्चुअल जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए। और हमारी संस्कृति जो आपको विलुप्त होते जा रही है, लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति संस्कार को भूलते जा रहे हैं, उनके बारे में भी वो बताते हैं। चलिए क्या क्या बताते हैं वो आपको पूरा चैप्टर हम देखते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि केवल किताबी ज्ञान ही हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास व्यवहारिक ज्ञान भी रहना चाहिए, जिसको आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या तो कुछ एक्स्ट्रा स्किल रहना चाहिए जो आपको कुछ कमा के दे सके, या जो आपको दूसरों से अलग कर सके। मेरे अनुसार चलिएगा तो आपको अहिंसक प्रतिरोध ही सबसे बढ़िया शिक्षा है। अर्थात किसी को गाली ना दे, मारपीट ना करे, बदतमीजी ना करे, किसी के प्रति जलन ना रहे, किसी जानवर को काटे नहीं, यही हमारी शिक्षा होनी चाहिए। और हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो हिंसक हो। अगर कोई दुख में हो ना, उसे दुख देख के हमको भी दुख होना चाहिए, ये हमारी व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। किताबी ज्ञान तो आपके स्कूल में मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी आपके अंदर रहना चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आध्यात्मिक क्या है। अरे टाइम के साथ तो आपके शरीर का अंग, हाथ पैर नाक कान जितना भी है बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिला रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ किताबी शिक्षा दिया जाएगा हर जगह, तो आप पढ़ लिख कर भी किसी का रेप कर सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता रहेगा कि कानून में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर लो, कितने दिन का सजा होगा आपको पता रहेगा। आप पढ़े रहेंगे कि 10 दिन का सजा होगा या 10 साल का सजा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है आपको पता है तो फिर से आप मर्डर कर दे किसी का, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तब आप एक अच्छे नागरिक नहीं हो सकते, एक परिवार के पिता या एक अच्छे बेटा नहीं हो सकते आप। किताबी ज्ञान हमें अपना अधिकार दिला सकता है कि नहीं ये मेरा अधिकार है, हम लेके रहेंगे, लेकिन एक व्यवहारिक ज्ञान आपको एक अच्छा आदमी बना सकता है। इसलिए किताबी ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है।
आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। अरे हम 10th पास कर लिए, साक्षरता हो गए, ये हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। जबकि उसके साथ साथ कुछ ना कुछ आपको उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, ताकि अगर मान लीजिए पढ़ने लिखने के बाद अगर हम कॉलेज से निकले तो हमको आराम से नौकरी मिल सके। कोई ना कोई दस्तकारी मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल आपके पास रहना चाहिए, या कुछ ना कुछ आप सीखे रहे होंगे। चाहे कोई सामान बनाना हो गया, या आपको कंप्यूटर चलाना हो गया, या आपको साफ सफाई करना आ गया, या खाना बनाने का कुछ ना कुछ आपके पास जो है ना आपको दस्तकारी रहना चाहिए। मेरे अनुसार चलेगा तो हम हर एक बच्चा को बोलेंगे क्या कि दस्तकारी अर्थात एक्स्ट्रा स्किल जो आपके पास होगा वो केवल यांत्रिक ढंग से ना होके वैज्ञानिक ढंग से भी आप सीखिए उसको। मैं तो चाहता हूं कि सारी शिक्षा कोई दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दिया जाए, ताकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ आपको स्किल भी सिखा जाए उसमें। आगे महात्मा गांधी 2 लाइन बोलते हैं कि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम अपने आप करना और घर पर माता पिता की मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ शहर में ये सब काम करे, नहीं। गांव में क्या होता है, प्राथमिक आपको जितना भी शिक्षा देना है वो दीजिए, कि आपको उपज कैसे करना है। आप कोई चीज मान लीजिए गेहूं सब उपजा रहे हैं, उससे पहले आप सॉइल का टेस्ट करवाइए। हाँ, उसका कौन कौन खाद देंगे, कौन सा आपको मौसम में कौन सा बीज बोए, हर एक चीज का शिक्षा गाँव में भी होना चाहिए, ताकि गांव वाले का भी इनकम जो है ना शहर वाले से कम ना हो। और मेरा बात मानिएगा ना, तो इतना बड़ा विशाल देश है हमारा भारत, उसमें जो टेक्नोलॉजी सब है, नया मशीन है, वो हम लोग क्या करते हैं, विदेश से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम किताबी ज्ञान के अलावा अगर व्यवहारिक, आध्यात्मिक और आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देंगे तो कभी भी ऐसी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हमारे देश को जो है स्वराज मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगा, तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा वो है चरित्र निर्माण पे। और जैसे ही चरित्र निर्माण हो गया तो समाज तो अपना काम ना अपने आप संभाल लेगा। हम क्या करेंगे, जो जो अच्छा व्यक्ति है ना उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। तब देखिएगा हमारा देश जो कितने अच्छे तरीके से काम करेगा और कितने अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ेगा। आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि कभी भी हमारे देश का बात करें तो भाषा बीच में नहीं आना चाहिए, कि हमको इंग्लिश नहीं आता तो इसका मतलब कि हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। आजकल इतना ज़्यादा आपको ट्रांसलेशन वाली बुक आ गई है कि इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा है ना तो आप हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं। अगर हमको रविन्द्रनाथ टैगोर का रचना पढ़ना है तो इसके लिए हमको बंगला सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। गुजराती लड़कों लड़कियों को अगर मान लीजिए टॉल्स्टॉय की छोटी कहानी जो कि रूसी भाषा में लिखा रहता है, उसको पढ़ने के लिए उसको रूस सीखने की जरूरत नहीं है। अरे शेक्सपियर मिल्टन जो कि इंग्लिश में लिखता है, उसके हजारों अनुवाद आपको हिंदी में मिल जाएगा। कभी भी हमारे जो है ना भाषा और संस्कृति को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमारी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा है, और हमें किसी के संस्कृति को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमें दूसरे देश विदेश के संस्कृति को अपनाने से पहले अगर हम अपनी संस्कृति संस्कार को देख लेंगे और अच्छे तरीके से उसका कद्र कर लेंगे, अच्छे तरीके से उसको जान लेंगे ना, किसी दूसरे देश की संस्कृति को हमको अपनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी भारत की संस्कृति है। हम तो कभी उसको वैल्यू ही नहीं दिए आपको। जिससे जो है ना पूरे देश विदेश के लोग संस्कृति सीखता है, वो संस्कृति हमारे पास है। हमें तो गुमान करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम इनको तुच्छ मानते हैं। और मैं पूरी तरीके से विदेशी हो या पश्चिमी संस्कृति सबका विरोध करते हैं। और भारत की संस्कृति बहुत ही अच्छी संस्कृति है, बहुत पुराना संस्कृति है, इसलिए हमें इसको जानना चाहिए अंदर से और इसी को हमेशा फॉलो करना चाहिए। और अपने जो आने वाले बच्चे सब भी है उनको भी वही चीज़ दिखाना चाहिए और सिखाना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप कोई टेक्नोलॉजी मोबाइल आईफोन सब नहीं चलाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति संस्कार को भूल के गलत संस्कृति जैसे कि छोटा छोटा कपड़ा पहनना, बड़ों का इज्जत नहीं करना, ये सब कभी भी हमारी जिंदगी और हमारे संस्कार संस्कृति में नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। हम कभी भी इसका विरोध नहीं करते कि दूसरे की संस्कृति नहीं आए, मेरे देश में कोई लोग नहीं आए, अपना संस्कृति नहीं लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा क्या अधिकार बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि भारत की जो संस्कृति है उसको कायम रखने के लिए। हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि आप दूसरा भाषा नहीं सीखिए, हाँ एक्स्ट्रा स्किल के लिए आप सीख लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि भारत की जो भाषा है हिंदी उसे आप तुच्छ समझे। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। हम बोलते हैं कि भारतवासी को पूरे देश में घूमे, पूरे देश के लोग सब आए, सब संस्कृति सब आए, लेकिन अपना संस्कृति को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और यहीं पे पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। धन्यवाद।